अविका अभिमन्यु को देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, ये क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ और बोला, ओ के अंदर चलो कहकर वो अविका को अंदर लेकर चला गया। वही वो सारे बॉडीगार्ड जो कि अविका को नहीं जानते थे और जो कि अविका को हॉस्पिटल के अंदर जाने से रोक रहे थे, वो सब अभिमन्यु की हरकतें देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगा जब अविका ने बोला था कि ये हॉस्पिटल्स की मॉम का है तो उन्हें लगा कि वो मजाक कर रही है, बट नहीं, जो इंसान ओबरॉय फैमिली से जुड़ा हो तो ये हॉस्पिटल उसकी मॉम का क्या, कुछ और भी चीज अगर खुद उसकी होगी तब भी वो लोग मान जाएंगे। वही ओबरॉय परिवार के बॉडीगार्ड को पहले से ही अभिमन्यु और अविका के बारे में पता था और उन सबको ये भी पता था कि ये उनकी होने वाली लेडी बॉस है। वही वो सारे बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, बताए ना आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अभिमन्यु अविका की तरफ देखकर बोला, जिसका ऑपरेशन तुम्हारे डैड कर रहे हैं वो मेरे दोस्त की बेटी है। अविका हैरान होकर बोली, मतलब प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे दोस्त हैं। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया और वो वहां से अविका के साथ एक बोर्ड के सामने आकर खड़ा हो गया। अविका ने देखा उस बोर्ड के सामने दो बॉडीगार्ड और खड़े थे, पर उन दोनों बॉडीगार्ड ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा तो उन दोनों ने अभिमन्यु को देखकर तुरंत सिर झुकाकर ग्रीट किया। अभिमन्यु ने उन दोनों बॉडीगार्ड को एक नज़र देखा और अविका को लेकर अंदर चला गया। अविका जब बोर्ड के अंदर आई तो उसने देखा अंदर बेड पर एक 3 साल की लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट और खूबसूरत थी। उसका चेहरा इतना ज्यादा मासूम था कि उस बच्ची को देखकर हर किसी का भी दिल पिघल जाए, और वो अभी पास में बैठे हुए इंसान से बातें कर रही थी। हालांकि वो कुछ ज्यादा बोल नहीं रही थी, पर पास बैठे हुए इंसान अगर उससे कुछ क्वेश्चन कर रहा था तो उसको हाँ और ना में जवाब दे रही थी। वही जब उस लड़की ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ हल्के से उठाया तो अभिमन्यु तुरंत उसके पास चला गया, उसे उसके हाथ को पकड़ा और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, कैसी हो नायरा। छोटी सी नायरा अपनी मासूम सी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ चाचू, आप बताएं आप कैसे हो और आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और ये कौन है, क्या ये मेरी चाची है। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और अविका को देखकर अपने पास बुलाने का इशारा किया। अविका उसके पास जाकर खड़ी हो गई। वही चेयर पर बैठा हुआ इंसान ने अभिमन्यु और अविका को देख रहा था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। मासूम सी नायरा अपनी मासूम सी आंखों से लगातार अविका को देखे जा रही थी। वो अपनी मासूम सी आवाज में बोली, चाची आप तो बहुत क्यूट हो, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं आपसे दोस्ती तो करूंगी, पर जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि अगर आप ठीक हो जाती हो तभी मैं आपसे दोस्ती करूंगी, वरना नहीं। नायरा जल्दी से बोली, ओके ओके मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, पर प्लीज़ आप मुझसे दोस्ती कर लेना, क्योंकि चाचू मेरे फेवरेट चाचू हैं और मैं चाहती हूँ कि चाची भी मेरी फेवरेट चाची बन जाए और मैं आप दोनों की फेवरेट बन जाऊँ। वही अभिमन्यु ने सामने बैठे इंसान को बाहर आने का इशारा किया और वो अविका की तरफ देखकर बोला, नायरा का ख्याल रखना। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और सामने कुर्सी पर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर को देखा। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि ये पहले ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी एज सबसे ज़्यादा कम थी। चेयर पर बैठे इंसान की एज यही कोई 27 से 28 साल की लग रही थी। उसने अभी ब्लैक कलर का कुर्ता और पजामा पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो अभी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर ब्लैक कलर का कुर्ता बहुत ही ज़्यादा जच रहा था। उसके हाथ में गोल्डन कलर की वॉच बनी हुई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता ही नहीं चल रहा था कि वो अभी क्या सोच रहा है और क्या नहीं। वो उठा और वहां से अभिमन्यु के साथ बाहर आ गया। बाहर आकर अभिमन्यु अपने सामने खड़े इंसान की तरफ देखकर बोला, तेज ये कब तक चलेगा, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, तुम प्लीज फिर से शादी कर क्यों नहीं कर लेते हो। अगर तुम फिर से शादी कर लोगे तो नायरा को संभालने के लिए उसकी मॉम आ जाएंगी, फिर तुम्हें नायरा की कोई टेंशन भी नहीं होगी। अगर तुम नायरा को बोल देते कि तुम शादी के मान गए हो तो नायरा को फिर से हार्ट अटैक नहीं आता। तुम्हें पता है ना, ये उसका सेकंड हार्ट अटैक है। अगर इसके बाद उसे कुछ भी हुआ तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तेज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी था, और इसलिए तेज बालिया एक बहुत ही अच्छा प्राइम मिनिस्टर भी था, क्योंकि वो अभी जल्दी में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना था। तेज बालिया इंडिया का सबसे पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जिसकी एज बहुत कम थी, फिर भी उसने राजनीति को बहुत अच्छे से संभाला था। तेज अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला, अभिमन्यु तुझे बहुत अच्छे से बनाना कि मैं निकिता को बहुत प्यार करता था और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी की जगह किसी और को दे दूँ। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, लेकिन तेज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू निकिता भाभी की जगह किसी और को दे, पर मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ कि तू प्लीज नायरा के लिए तो किसी और से शादी कर ले, ताकि उसे संभालने के लिए कोई आ जाए। मानता हूँ कि तुम भाभी से बहुत प्यार करता थे, पर वो तुझे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। पर तू ये क्यों भूल चुका है कि नायरा तेरे पास अभी भी है, और अगर तू फिर से उसे हॉट करेगा तो वो भी तुझसे बहुत दूर चली जाएगी। फिर सिवाय तेरे पछताने के तेरे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा।
तेज बोला ओके, मुझे कोई अच्छी लड़की मिलेगी शादी करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, पर मैं शादी उसी लड़की से करूँगा जो मेरी नायरा को अपनी बेटी मानेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं शादी नहीं करूँगा। अभिमन्यु बोला हाँ ठीक है, देखना तुझे सबसे अच्छी वाइफ मिलेगी। तेज सामने देखकर बोला वैसे जो नायरा साथ अंदर है वो अविका है ना, जिसके बारे में तूने मुझे बताया था। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया। तेज उसकी तरफ देखकर फिर से बोला तो फिर कब शादी कर रहा है तू? अभिमन्यु बोला 3 दिन बाद। तेज बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला ओके कांग्रेचुलेशन। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से बोर्ड के अंदर वापस आए तो उन्होंने देखा अविका और नायरा एक दूसरे से बातें कर कर खिलखिला कर हंस रहे थे, इसीलिए तेज और अभिमन्यु के कदम वहीं रुक गए। पर अविका नायरा दोनों ने उन दोनों को देख लिया था, इसलिए वो दोनों चुप हो गई और फिर एक दूसरे को देखकर सामने देखने लगी और फिर से अचानक जोर जोर से हंसने लगी। तेज नायरा की तरफ देखकर बोला नायरा ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी हंसी आ रही है, डैड को नहीं बताओगे? नायरा अपनी मासूम सी आवाज में बोली डैड ये गर्ल्स की बातें हैं और गर्ल्स की बातें गर्ल्स तक ही ठीक रहती है, उन्हें बॉयज में नहीं बताया जाता। तेज थोड़ा हैरान होकर बोला अच्छा बच्चू, मतलब अब तुम अपने डैड को भी नहीं बताओगी? ये ठीक है, फिर तुमने तो बड़ी जल्दी पार्टी चेंज कर ली, चाची आते ही डैड को भूल गई। नायरा अपने डैड को देखकर बोली हाँ तो मैं आपसे बोल तो रही हूँ, देखो चाचू ने भी चाची से शादी कर ली तो मैं फिर से आपको बोल रही हूँ प्लीज़ आप भी शादी कर लीजिए ना, और मुझे एक प्यारी सी मॉम ले आइए है ताकि मैं भी ठीक हो जाऊँ। तेज बोला अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शादी करूँगा। नायरा की आंखों में अचानक चमक से आ गई, वो फिर से अपनी बातों को दोहराते हुए बोली क्या सच में आप शादी करने वाले हैं? तेज बोला हाँ मैं सच में तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शादी करने वाला हूँ, प्लीज़ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ओके, क्योंकि तुम्हारी ठीक होने के बाद ही तो मैं किसी से शादी करूँगा ओके। नायरा अविका की तरफ देखकर बोली चाची जी आप मेरे डैड की शादी में आओगी ना? अविका ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली हाँ मैं नायरा के मॉम और डैड की शादी में जरूर आऊँगी। कुछ देर बातें करने के बाद अभिमन्यु और अविका दोनों बोर्ड के बाहर आ गए। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली मुझे डैड से मिलना है। अभिमन्यु बोला ओके तुम डैड से मिलकर आओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। अविका थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, आप चले जाएं मैं भी चली जाऊंगी। अभिमन्यु अपनी कड़क आवाज में बोला तुम जाओ मैं वेट करता हूँ। अभिमन्यु की 6 शब्द सुनकर अविका ने कुछ भी नहीं कहा और वो वहां से चली गई, क्योंकि वो अभिमन्यु की बातों से इतना तो जान चुकी थी कि अभिमन्यु जो भी चाहता है वो करके ही रहता है। लगभग 20 मिनट बाद वो वापस आ गई। उसने देखा अभिमन्यु सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहा था, वो उसके पास आकर बोली चले। अविका की आवाज सुनकर अभिमन्यु ने अपनी नजर उठाकर अविका को देखा और बोला ओके कहकर उसने फिर से अविका का हाथ पकड़ा और हॉस्पिटल के बाहर आ गया। अभिमन्यु जैसे ही अपनी कार में बैठने को हुआ कि अविका बोली लेकिन मेरी कार तो यही हॉस्पिटल में है, मैं अपनी कार से आई थी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला तुम्हारी कार बॉडीगार्ड ले आएगा, तुम फिलहाल मेरी कार से चलो कहकर उसने कार का दरवाजा खोल दिया। अविका कार के अंदर बैठ गई और अभिमन्यु भी दूसरी तरफ से आकर कार में बैठ गया। कारें वहां से चलने लगी। अविका कार की विंडो से वह देख रही थी। अभिमन्यु अविका की तरफ देखकर बोला तुमने ऑलरेडी अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है और तुम्हारी काफी अच्छी ग्रेड भी आए हैं, तो तुम अब कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना पसंद करोगी? अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, मुझे काफी कॉलेज से ऑफर आ रहे हैं पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से कॉलेज में अपना एडमिशन करवाऊं। अभिमन्यु उसके बालों पर हाथ फिराते हुए बोला ओ कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कौन से हॉस्पिटल में अपना एडमिशन करवाना है। अभिमन्यु की कार सिंह विला में आकर रुकी। अविका जैसे ही कार से बाहर उतरने को हुई कि अभिमन्यु ने उसका हाथ अपनी तरफ पकड़कर खींच लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला 3 दिन है तुम्हारे पास, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने डैड से हमारी शादी की बात कर लो। अविका ने हाँ में सिर हिलाया तो अभिमन्यु ने उसके बालों को उसके कान के पीछे सही करते हुए कहा बात जरूर कर लेना, क्योंकि 3 दिन के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर मैं ना तुम्हारी सुनूंगा और ना ही तुम्हारे डैड की कोई बात सुनूंगा। कहकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। अविका तुरंत कार से बाहर आ गई और वो वापस सिंह विला के अंदर जाने लगी कि अचानक वो रुक गई। जैसे ही उसे कुछ याद आया तो वो वापस कार के पास आ गई। कार की विंडो बंद थी, इसलिए उसने विंडो पर नोक किया तो अभिमन्यु ने कार की विंडो को नीचे किया और वो अविका को देखने लगा। वही अविका ने अपना सिर विंडो के अंदर डाला और अभिमन्यु के गालों पर एक किस करके तुरंत वहां से सिंह विला के अंदर चली गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अभिमन्यु को सोचने तक का मौका नहीं मिला कि अभी उसके साथ क्या हुआ है, पर जब उसे समझ में आया तब तक अविका कार से दूर जा चुकी थी। अभिमन्यु ने जब अपने गालों पर हाथ रखा तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। हालांकि उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेंस था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो अंदर ही अंदर बहुत खुश है।
शाम के समय सिंह विला में संजय सिंह शाम के समय विला में वापस आए। वो बहुत थके थके से लग रहे थे। अविका और किट्टू अभी लिविंग रूम में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और साथ में टॉम और जेरी वाले कार्टून देख रहे थे। अविका ने जब संजय जी को देखा तो वो समझ गई। संजय जी अपने रूम में जाते हुए बोले, अविका बेटा प्लीज मेड से कहकर मेरे लिए एक कप चाय बनवा दो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अविका ने हाँ में जवाब दिया तो संजय जी वहां से अपने रूम में चले गए। अविका वहां से किचन में चली गई और वहीं किट्टू गार्डन में चला गया। अविका किचन में आए और उसने संजय जी के लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाई। चाय लेकर वो संजय जी के रूम में चली गई। उसने दरवाजे पर नॉक किया तो संजय जी ने अंदर आने के लिए कहा। वो जब अंदर आई तो उसने देखा संजय जी सोफे पर बैठे हुए थे और साथ ही साथ वो अपना सिर दबा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर में दर्द हो रहा है। अविका ने चाय को कॉफी टेबल पर रखा और वो सोफे के पीछे आ गई। उसने संजय जी के सिर को सोफे पर टिका दिया और उनके सिर पर हल्के हल्के तरीके से दबाते हुए बोली, डैड इतनी टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है जब से आपको पता चला है कि किट्टू हॉस्टल जाने की बात कर रहा है आपको उसकी टेंशन हो रही है, पर डैड आप भी तो सोचिए अगर किट्टू यहाँ से जाना चाहता है तो उसे हॉस्टल भेज दीजिए। संजय जी बोले, लेकिन बेटा किट्टू की एज बहुत छोटी है, वो सिर्फ 12 साल का है, मैं उसे कैसे हॉस्टल भेज सकता हूँ। तुम दोनों मेरी औलाद हो, तुम दोनों में मेरी जान बसती है, तो मैं कैसे अपनी जान को खुद से दूर भेज दूँ। अविका बोली, पर डैड आप समझिए ना, मुझे पता है किट्टू यहाँ पर इसलिए नहीं रुकना चाहता क्योंकि यहाँ पर उसे अपनी मॉम की याद आती है और अगर यहाँ पर वो रहेगा तो उसका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा, इसलिए कह रही हूँ आप प्लीज़ उसे हॉस्टल भेज दीजिए, मान जाए आप। संजय जी ने हाँ में सिर हिलाया और वो चाय पीने लगे। अविका उनके पास सोफे पर बैठ गई और उनसे कुछ कहने को हुई कि वो फिर से चुप हो गई। संजय जी ने अविका की तरफ देखा जिसके चेहरे पर परेशानी की शिकन साफ साफ झलक रही थी। वो कप को कॉफी टेबल पर रखते हुए बोले, क्या तुम्हें कुछ और बात कहनी है। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही वो कुछ कहने को हुई कि अचानक किट्टू रूम में आते हुए बोला, अविका दीदी डैड नीचे चलिए, देखिए पता नहीं नीचे बहुत सारे लोग आए गए हैं और वो अपने साथ में बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, वो आपको और डैड को नीचे बुला रहे हैं। अविका और संजय जी ने एक दूसरे को देखा। संजय जी ने हाँ में सिर हिलाया और वो तीनों नीचे आ गए। लिविंग एरिया में अभी बहुत सारा सामान रखा हुआ था और ये सारा सामान शादी के शगुन की तरह दिख रहा था। लिविंग एरिया में अभी सफ़ेद कलर की साड़ी में एक और लेडी जो कि 85 से 86 साल की लग रही थी, वो अपने हाथों में एक चांदी की छड़ी पकड़कर बैठी हुई थी। ठीक उनके बराबर में एक 17 से 18 साल की लड़की बैठे हुए थी जो कि दिखने में बेहद ही क्यूट लग रही थी। संजय जी नीचे आ गए और वो उस ओल्ड लेडी की तरफ देखकर बोले, जी कहिए आपको क्या काम है और ये सब क्या है। वो लेडी संजय जी की तरफ देखकर बोली, हम अपनी बहू को शादी का शगुन देने आए हैं। संजय जी उस ओल्ड लेडी की बात सुनकर हैरान होते हुए बोले, बहू को, पर कौन सी बहू। वो ओल्ड लेडी अविका की तरफ देखकर बोली, अविका हमारे पास आओ। अविका ने एक नज़र अपने पापा को देखा और वो उस ओल्ड लेडी के पास जाकर खड़ी हो गई। उस लेडी ने उसे बैठने का इशारा किया तो अविका सोफे पर जाकर बैठ गई। ओल्ड लेडी अविका के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, हमको सब पता चल गया है कि तुम हमारे बच्चे अभिमन्यु से शादी करने वाली हो, तो हम चाहते हैं कि हम तुमको शादी का शगुन दे आए और तुमसे मिल भी लिए, इसलिए हम यहाँ आ गए। आने तो हमारे साथ अभिमन्यु भी था पर हमने उसे आने से मना कर दिया क्योंकि हमें तुमसे बात करनी थी, है ना अनाया। अनाया जो कि अभिमन्यु की छोटी बहन थी जिसकी उम्र 18 साल थी। अनाया अभिमन्यु की सबसे करीब थी। आज तक ओबरॉय विला में किसी को भी जाने का अधिकार नहीं था सिवाय अनाया के, इसलिए जब पहली बार अविका ओबरॉय विला में गई थी तो वहां पर काम करने वाले मेड और बाकी सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बॉस के साथ कोई और लड़की भी ओबरॉय विला में आ सकती है। अनाया अविका की तरफ देखकर बोली, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। अभिमन्यु भैया बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको देखकर ही पसंद कर लेंगे। वही संजय जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये बात वो ओल्ड लेडी भी बहुत अच्छे से जान चुकी थी। संजय जी जैसे ही कुछ कहने को हुए कि वो ओल्ड लेडी बोली, अनाया जाओ अपनी होने वाली भाभी से कुछ बातें कर लो अकेले में। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ चलो ना भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। अविका ने अपने पापा की तरफ देखा तो संजय जी ने हाँ में इशारा कर दिया। अविका वहां से अनाया के साथ चली गई क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। वो ओल्ड लेडी संजय जी की तरफ देखकर बोली, हमारा नाम ममता ओबरॉय है और हम अभिमन्यु ओबरॉय की दादी माँ हैं, तो आज हम यहाँ पर अपने पोते अभिमन्यु ओबरॉय का रिश्ता लेकर आए हैं आपकी बेटी अविका के लिए। हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथों में दे दें। संजय जी हिचकिचाते हुए बोले, पर अविका की उम्र अभी बहुत छोटी है, उसके कुछ अपने सपने हैं, कुछ अरमान हैं उसके जो वो पूरा करना चाहती है और इसीलिए मैं अपनी बेटी के अरमानों को नहीं तोड़ सकता।
ममता ओबरॉय संजय जी की तरफ देखकर बोली, तो हम कौन सा कह रहे हैं कि अविका शादी के बाद अपने अरमान को पूरा नहीं कर सकती। उसे जो करना है अविका वो कर सकती है, क्योंकि हमारे घर में भी बेटी है, उसके भी कुछ अरमान है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बना दें। ममता ओबरॉय की बात सुनकर संजय जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो ओबरॉय फैमिली को बहुत अच्छे से जानते थे। ओबरॉय फैमिली वर्ल्ड की जानी मानी फैमिली में से एक थी। इस फैमिली में रिश्ता जोड़ना बहुत ही गर्व की बात थी। हालांकि सिंह परिवार में इंडिया की टॉप 10 परिवार में से एक था, पर ओबरॉय फैमिली पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। लोग ओबरॉय फैमिली में रिश्ता करने के लिए बहुत तरीके अपनाते थे, पर कभी भी अभिमन्यु ने किसी से शादी करने के लिए हाँ ने कहा था। संजय जी ममता को देखकर बोले, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम शादी तभी करेंगे जब हमारी बेटी अविका को मंजूर होगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी की खुशी चाहता हूं। अगर अविका शादी करने के लिए तैयार है तो मैं अविका की शादी अभिमन्यु से करवा दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, कहकर वो खड़े हो गए। ममता ओबरॉय संजय जी की तरफ देखकर बोली, और अगर हम कहें कि अविका तैयार है शादी करने के लिए तो आप मानोगे। संजय जी जो कि जाने वाले थे वो ममता ओबरॉय की बात सुनकर वहीं रुक गए। वही जब अविका अनाया के साथ वापस लिविंग रूम में आई तो उसने देखा उसके पापा और ममता ओबरॉय आपस में बातें कर रहे थे। अविका को आता हुआ देखकर संजय जी उसके पास चले गए और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, अविका बेटा मुझे सच सच बताओ, क्या तुम अभिमन्यु से शादी करने के लिए तैयार? देखो बेटा, अगर तुम्हारी हाँ होगी हम तभी तुम्हारी शादी करेंगे। अविका ने अपना सिर झुका लिया और हल्के से हाँ में जवाब दे दिया। उसका जवाब सुनकर संजय जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। ममता ओबरॉय मुस्कुराते हुए बोली, अविका बेटा हमें तुम्हें सगुन देना है, आओ आकर बैठो। अविका ने अपने पापा की तरफ देखा तो संजय जी ने उसे पलक झपका कर जाने का इशारा कर दिया और खुद वही खड़े रहे। अविका आगे बढ़ गई, पर फिर कुछ सोचकर वो फिर से अपने पापा के पास आकर खड़ी हो गई और संजय जी को देखने लगी। अब आगे अविका सोफे पर जाकर वापस बैठ गई। ममता ओबरॉय ने अनाया की तरफ देखकर कहा, अनाया अपनी भाभी को शादी का शगुन दो, सबसे पहले उन्हें ये चुन्नी उड़ा दो और फिर शादी का शगुन दो। अनाया ने सबसे पहले लाल कलर की चुन्नी को उड़ा दिया, जो कि सोने के तारों से बने हुए थी और चुन्नी देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वही अपने फोन पर ये सब कुछ लाइव अभिमन्यु अपने ऑफिस से देख रहा था। शादी का शगुन देने के बाद ममता ओबरॉय और अनाया वापस अपनी बॉडीगार्ड के साथ वहां से चली गई। हालांकि संजय जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्हें डिनर करने के बाद ही जाने को कहा, लेकिन शादी की तैयारियां करनी है ये कहकर उन्होंने मना कर दिया और वहां से चली गई। वही संजय जी को भी पता चल चुका था कि 3 दिन बाद अविका की शादी होगी। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब इतनी जल्दी कैसे करें। एक लेडी जिसकी उम्र यही कोई 23 साल के आसपास की होगी, उसके साथ में एक 3 साल की मासूम सी बेटी थी और वो अभी अपनी बेटी को गोद में लेकर लगातार भागी जा रही थी। उसके आंसू से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, बारिश की वजह से उसकी बेटी की, और उसके कपड़े पूरी तरीके से भीग चुके थे। उसके पैरों से भी लगातार खून निकल रहा था, पर फिर भी वो लगातार भागी जा रही थी। वो छोटी सी बेटी अपनी माँ की आंखों में देखकर अपनी मासूम सी आवाज में बोली, मम्मी हम कब तक भागते रहेंगे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज मम्मी मुझे खाना चाहिए। वो लेडी अपनी बेटी की बात सुनकर रोते हुए उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, बस कुछ ही देर की बात है मयूरा, प्लीज बच्चा अभी कुछ भी जिद मत करना। छोटी सी मयूरा अपनी मम्मी की बात सुनकर तुरंत चुप हो गई और फिर से वो अपनी मम्मी की बाहों में छुप गई। वही वो लेडी लगातार दौड़ी जा रही थी। अचानक उसे अपने सामने से बहुत सारे कारें आते हुए दिखाई दे। इतनी सारी कारों को देखकर वो लेडी बहुत डर चुकी थी, उसके कदम वही के वही जम गए। वो इस समय जंगल की सड़कों पर दौड़ रही थी, उसके आसपास सिवाय जंगल के और कुछ भी नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां से भी ब्लैक कलर की बहुत सी कारें आ रही थी। उसके पास अब सिवाय जंगल के अंदर भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वह जंगलों में दौड़ने लगी, साथ ही साथ वह जो कारें उस लेडी का पीछा कर रही थी उस कार में से बॉडीगार्ड्स और एक लेडी जिसकी उम्र यही कोई 48 के आसपास होगी वो कार से बाहर आई। वो बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोली, तुम सब लोग पकड़ो उस अविका को और साथ ही साथ उसकी बेटी को भी मार डालो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अभिमन्यु राय सिंघानिया की फैमिली में कोई और भी उसका वंश चलाने के लिए बचे। कहकर बॉडीगार्ड्स के साथ वो लेडी भी जंगलों की तरफ भागने लगी। वही अविका लगातार मयूरा को साथ लेकर दौड़ी जा रही थी। तेज बारिश की वजह से जंगल की मिट्टी भी काफी फिसलनधार हो चुकी थी, पर फिर भी वो अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए लगातार दौड़ रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो खुद से ही बोली, नहीं मानसी, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पति की, अपने परिवार की मौत को देखा है। मैं अपनी बेटी और खुद को कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे इस अनुष्का से अपनी बेटी को बचाना ही होगा, फिर चाहे कैसे भी कर। भगवान जी, आपने अविका के साथ में बहुत बुरा किया था। इस अनुष्का ने अविका
अविका के साथ बहुत बुरा किया था और आपने अविका को भी इसी उम्र में अभिमन्यु से दूर कर दिया, और जब मेरी भी यही उम्र आई तो ये अनुष्का फिर से मेरे और मेरी बेटी के पीछे पड़ गई। इसने धोखे से मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मेरी आंखों के सामने मेरे पति की जान चली गई, मैं कुछ नहीं कर पाए और आज मेरी और मेरी बेटी की जान को खतरा है। प्लीज भगवान जी हमारी मदद कीजिए, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस अनुष्का से बच सकूं और मैं अविका और अभिमन्यु को इंसाफ दिला सकूं। अचानक उसके पैर में एक गोलियां आकर लगी और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। उसने देखा आगे कुछ ही दूर पर खाई थी। वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई, पर उसके पैरों पर लगातार खून निकल रहा था। वो अपने दर्द को काबू करते हुए खड़ी हो गई और अपने पैर को घसीटते हुए खाई के बराबर आ गई। मयूरा जो कि अपनी मम्मा को देख रही थी, वो खून को देखते हुए डरते हुए बोली, मम्मी आपके पैर में बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, मम्मी प्लीज डॉक्टर के पास चलिए, हम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं, और मम्मी ये बुरे अंकल हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। मानसी मयूरा के गालों को छूकर बोली, मयूरा बेटा चिंता मत कीजिए, ये बुरे लोग हैं ना और भगवान इनके साथ जरूर बुरा करेगा, इन्हें इनकी गलती की सजा मिलेगी। और प्लीज मयूरा बेटा आप डरना बिल्कुल नहीं, आप तो पापा की बहादुर शेरनी हो ना। मयूरा जल्दी से बोली, हाँ मम्मा, मयूरा पापा की सबसे बहादुर शेरनी है। पापा बोलते हैं ना कि मयूरा रायसिंघानिया है और रायसिंघानिया परिवार कभी भी किसी से नहीं डरता है, तो मयूर भी किसी से नहीं डरती है क्योंकि मयूरा रायसिंघानिया है जो कि कभी भी किसी से नहीं डरती है। मानसी के चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कुराहट आ गई। अचानक उसके दूसरे पैर पर भी गोली लग गई और वो धम से जमीन पर गिर पड़ी। बहुत तेज बारिश हो रही थी और जब मानसी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां खाई थी जो कि इतनी गहरी थी कि अगर कोई वहां से नीचे गिर जाएगा तो उसका शायद जिंदा बचना भी नामुमकिन सा हो जाएगा। वो चीखते हुए खुद से ही बोली, क्यों भगवान क्यों, आप क्यों हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करते हो। सामने से अनुष्का अपने हाथों को हिलाते हुए अविका की तरफ आ रही थी। वहीं एक बॉडीगार्ड छाता पकड़ा हुआ था जिससे अनुष्का अभी बारिश में भी भीग नहीं रही थी। अनुष्का अविका की तरफ हाथ चलाते हुए बोली, हाय अविका कैसी हो तुम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मेरे पकड़ में आ जाओगी, तुम्हारी एक क्यूट सी बेटी। उसने मयूरा के गालों को जोर से पकड़कर कहा। मयूरा दर्द में चिल्लाते हुए बोली, गंदी आंटी मेरे चेहरे को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मानसी ने तुरंत अनुष्का को धक्का दे दिया और मयूरा को अपने गले से लगा लिया। अनुष्का खुद को संभालते हुए गुस्से में बोली, देखो तो धरती पर पड़ी हो मेरे सामने और अभी तक अकड़ नहीं है तुम्हारी, है ना। तुम्हारी वजह से मैं जेल में चली गई और 5 सालों तक जेल में रही। तुम्हारे पति ने मेरे बेटे आदित्य को भी मार डाला, तो चैन से तुम्हें कैसे जीने दे सकती थी मैं। हाँ, मानसी की आंखों से आंसू निकलने लगे पर फिर भी वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम कर भी क्या सकती हो सिवाय धोखा देने के। तुमने धोखे से मेरे पूरे परिवार को मार डाला और धोखे से तुमने मेरे डैड को मार दिया। तुम हमेशा से धोखा ही तो देती आए हो, तुमने धोखा देने के अलावा और कुछ आता ही कहाँ है। अनुष्का उसके पास आकर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, तुम्हें पता है अविका तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तुम्हारे सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम हमेशा किसी न किसी की बातों में आ जाती हो। पहले तो हमारे कब्जे में थी, पर जब तुम हमारे कब्जों से बाहर जाने लगी तो हमने सोचा कि तुम्हें अपने रास्ते से हटा दे, पर तुमने क्या किया, तुम्हें अचानक पता नहीं कहाँ से अकल आ गई कि तुम अभिमन्यु के प्यार में पड़ गई और फिर तुम अपने पति अपना पति कहकर अपने परिवार और पति की इर्द गिर्द घूमने लगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने मकसद से दूर जाने लगी। तुम्हें पता है ना, मेरा शौक था कि मैं सिंह परिवार की लेडी बॉस बनूं, बस तुम्हारी वजह से वो सपना भी मेरा चूर चूर हो गया और तुमने मुझे अपनी मॉम बनाने की जगह जेल भेज दिया। तुमने उस दो कौड़ी नेहा को अपनी मां चुना। तुम्हारी यही गलती की वजह से तुम्हें आज यहाँ पर आने तक मजबूर कर दिया। अगर तुम मेरी बात मानती और तुम अपनी मॉम मुझे बना लेती तो कम से कम तुम जिंदा तो रहती। इनफैक्ट तुम्हारे ससुराल वाले भी आज जिंदा होते, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे ससुराल के सारे लोग आज भगवान घर पर हैं। इनफैक्ट दुनिया का सबसे मशहूर बिजनेसमैन अभिमन्यु रायसिंघानिया, जिसे वर्ल्ड में हर कोई जानता था, आज वो भगवान घर पहुंच चुका है। लोगों के पास सिर्फ उसकी यादें हैं, वो नहीं कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगी। मानसी की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो कुछ कहने को ही अचानक उसकी नज़र अनुष्का के पीछे खड़ी लेडी पर पड़ी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। सामने काव्या खड़ी थी। उसे ये भी पता चल चुका था कि जहां पर विक्रम जी के सारे जानवर रहता थे, वहां पर जो सबसे खतरनाक व्हाइट कलर का शेर था, काव्या ने उसे पागल हो जाने वाला इंजेक्शन दे दिया और इसी वजह से जब विक्रम रायसिंघानिया अपने पालतू जानवरों से मिलने गए तब अचानक उस शेर ने उन पर हमला कर दिया और इसकी वजह से उनकी वही डेथ हो गई। अनुष्का अविका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर हंसते हुए बोली, क्यों झटका लगा ना तुम्हें, अभी तो और झटके लगने बाकी है, तुम्हें पता है। और रायसिंघानिया विला में जाने का रास्ता हमें काव्या ने ही बताया था, वरना हम तो विला के अंदर एंटर भी नहीं कर पाते। और काव्या की ही वजह से जब हम विला के अंदर जा रहे थे तब हमारी चेकिंग नहीं हुई और आज तुम्हारा जो परिवार तुमसे दूर हुआ है, इसमें मेरा और काव्या दोनों का बराबर का हाथ है, क्योंकि अगर काव्या नहीं होती तो हम इतनी खतरनाक चीजों को विला के अंदर लेकर ही नहीं जा पाते और न ही तुम्हारा परिवार को कुछ कर पाते। तो तुम्हें
तुम्हें काव्या को थैंक यू बोलना चाहिए, कहकर वो काव्या की तरफ देखने लगी। काव्या हंसते हुए बोली, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। काव्या ने आगे बढ़कर मानसी के हाथों से अनाया को छीना चाहा और इसी वजह से अनाया चीखने लगी। मानसी के दोनों पैरों में गोलियां लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसका काफी ब्लड निकल गया था, जिसकी वजह से उसकी आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था। पर वो अपनी बच्ची को अपनी तरफ करते हुए बोली, छोड़ो मेरी बेटी को और जाने दो मुझे यहाँ से। अनुष्का आगे बढ़कर आए और गुस्से में उसने एक थप्पड़ मानसी को मारा, जिसकी वजह से मानसी जमीन पर गिर पड़ी और अनाया अनुष्का के हाथों में आ गई। मानसी खुद को घसीटते हुए अनुष्का के पास आ गई, उसके पैरों में गिरते हुए बोली, प्लीज मेरे बेटी को छोड़ दो, उसे जाने दो, वो तो अभी बच्ची है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे तो अच्छी पूर की कोई समझ भी नहीं है। काव्या गुस्से में बोली, भले ही इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, पर इसे ये तो पता है कि अब हम तुम्हें मारने वाले तो आगे चलकर ये हमारे लिए खतरा बन सकती है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अनुष्का नीचे बैठ गई और वो मानसी की तरफ देखकर गुस्से में बोली, अब मैं तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारे पति के पास पहुंचाने वाली हूँ अविका, और कुछ देर के बाद तुम भी अपने पति और अपनी बेटी के पास जाने वाली हो। मानसी ने गुस्से में खींचकर एक थप्पड़ अनुष्का को जड़ दिया और बोली, मेरी बेटी को मुझे वापस सो छोड़ो उसे। वही जैसे अनुष्का ने थप्पड़ खाया वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने गुस्से में तुरंत अनाया को खाई में फेंक दिया और वो मानसी को देखकर बोली, लो छोड़ दिया। अनाया की चीख पहुंच जंगलों में गूंज गई और इसी के साथ मानसी की चीख निकल गई। अनाया उसने जब खाई में देखा तो दूर दूर तक उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, उसका शरीर कांपने लगा, उसके शरीर में वैसे भी खून ज्यादा बह जाने की वजह से ताकत नहीं रही थी और ऊपर से आज उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने मौत के मुंह में चली गई और वो कुछ भी नहीं कर पाई। अनुष्का खड़ी हो गई और उसने जिस पैर में मानसी की गोली लगी थी उसी जगह अपने पैर रखकर जोर से दबाते हुए कहा, मुझे थप्पड़ मारा ना तुमने, ये देखो थप्पड़ का नतीजा, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पति के पास पहुंच गई और कुछ देर में तुम भी पहुंचने वाली हैं। मानसी की आंखें लाल हो चुकी थी और वो अनुष्का की तरफ देखकर बोली, तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है ना, और इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर देकर रहूंगी, समझी तुम। अनुष्का मानसी को देखकर एक तिरस्कारी भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम इस हालत में पड़ी हो कि तुम्हें खुद अभी दूसरों की मदद की जरूरत है और तुम हमें धमकी दे रही हो, सीरियसली, कहकर अनुष्का और काव्या एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। अनुष्का और काव्या की हंसी सुनकर मानसी के सीने में आग लग रही थी, उसका दिल रो रहा था। अपने मन में बोली, नहीं मानसी नहीं, इन दोनों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया, इन दोनों की वजह से अविका अभिमन्यु दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। भगवान कभी भी इतना अन्याय नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज सच्चाई मर रही है तो उसके साथ में बुराई भी मरेगी, अगर आप सच्चाई का अंत हो रहा है तो उसके साथ बुराई का भी अंत होगा। मानसी ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार का चेहरा आने लगा और अचानक अनाया का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। इसी के साथ उसने अपनी लाल आंखों को खोला और अनुष्का और काव्या दोनों का हाथ पकड़ा और उन दोनों को लेकर खाई में गिर गई, क्योंकि अनुष्का और काव्या दोनों ही मानसी के पास खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से तीनों उस खाई में गिर गई। वही वो बॉडीगार्ड भी कुछ नहीं कर पाए। अनाया कहकर एक लड़की जोर से चीखते हुए उठकर बैठ गई। उसकी उम्र यही कोई 17 से 18 साल के आसपास होगी। वो देखने में बिल्कुल बॉबी डॉल की तरह लग रही थी। उसने अभी हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे और उसके सिर पर पट्टियां बनी हुई थी, उसके हाथ पैर में जगह जगह पर खरोच भी थी। जब डॉक्टर ने देखा कि वो लड़की जाग चुकी है तो वो उसकी तरफ देखकर बोले, कैसी हो आप? वो लड़की डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, डॉक्टर मैं यहाँ कैसे? डॉक्टर उस लड़की का चेकअप करते हुए बोले, डोंट वरी, आप बिल्कुल ठीक हो, आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसके वजह से आपको चोट लग गई थी। लड़की डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, ये कौन सा हॉस्पिटल है? नर्स उसे दवा देते हुए बोली, स्मिता हॉस्पिटल। उस लड़की ने दवा ले ली और दवा खाकर फिर से लेट गई, पर अब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। नर्स उसे देखते हुए बोली, क्या आपको दर्द हो रहा है? प्लीज आप रो मत। वो लड़की उस नर्स की तरफ देखकर बोली, सिस्टर मुझे हॉस्पिटल में कौन लेकर आया था? वो नर्स बोली, आपके दोस्त, और वो कब से आपका बार वेट कर रहे हैं, क्या मैंने उन्हें बुला दूं? उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया तो नर्स वहां से चली गई। नर्स के जाने के बाद अचानक रूम का दरवाजा खुला और दो लड़कियां रूम के अंदर आए। लड़कियां दिखने में काफी हाई क्लास फैमिली से लग रही थी। वो उस लड़की के पास आते हुए बोली, कैसी है तू मानसी? मानसी जिसके चोट लग गई थी वो बोली, मैं ठीक हूँ, तू बता तुम दोनों को कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है? उनमें से दूसरी लड़की मुंह बनाते हुए बोली, पागल लड़की, तेरे फोन से हमें हॉस्पिटल से कॉल आया था और हम यहाँ चले आए, पता है तुझे 5 घंटे बाद होश आया है। हम तो बहुत डर गए थे, जब तक डॉक्टर ने ये नहीं बोल दे कि तू खतरे से बाहर है तब तक हमने चैन की सांस ही नहीं ली। मासी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम दोनों भी टेंशन मत करो। रूही, जूही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूही और जूही मानसी की बेस्ट फ्रेंड थी। रूही बोली, हाँ दिख रहा है, तो कितनी ठीक है।
मानसी बोली अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ और जाकर अपनी स्टडी करो, कल तुम्हारा पेपर है। जूही बोली देखो तो बोल भी कौन रहा है जिसका खुद 4 दिन के बाद पेपर है। ओ हेलो मैडम, ऐसे तो 4 दिन के बाद तो तुम्हारा भी एग्जाम है, उसका क्या। मानसी अपने सिर पर हाथ रखते बोली लेकिन मेरा पेपर 4 दिन बाद है और तुम्हारा पेपर कल है, तो तुम दोनों को अभी पढ़ना चाहिए समझे। और रही बात मेरी, तो मैंने अपनी पेपर की तैयारी ऑलरेडी पहले से ही कर रखी है, तो तुम मेरी टेंशन मत करो। रूही मुंह बनाते हुए बोली अच्छा ठीक है, बट तेरा ध्यान कौन रखेगा अगर हम दोनों चले गए तो। मानसी बोली यहाँ बहुत सारे डॉक्टर और नर्स है समझे, वो मेरा ध्यान रखने के हैं, तुम जाओगे। बहुत मनाने के बाद ही रूही और जूही वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मानसी खड़ी हुई और बाथरूम में आ गई। उसने जब खुद को देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसका चेहरा अभी उसका असली चेहरा था, मानसी वाला चेहरा जिसे उसने खो दिया था। और जब उसको दोबारा पुनर्जन्म हुआ तो वो अविका के शरीर में पुनर्जन्म लेकर आई थी। मानसी अपने चेहरे को छूते हुए बोली मानसी ये तू है, ये तू है। अचानक कुछ याद आते ही उसकी आंखों की चमक कम होती गई और उसकी आंखों की चमक नमी में बदल गई। अनाया पता नहीं तुम कहाँ होगी, क्या जैसे मेरा दोबारा जन्म हुआ है, क्या वैसे तुम्हारा भी जन्म हुआ होगा, क्या जैसे मेरा दोबारा पुनर्जन्म हुआ है, क्या अविका और अभिमन्यु का भी दोबारा पुनर्जन्म हुआ होगा। अगर होगा तो इस बार मानसी उन दोनों को मिलाकर ही रहेगी, और ये मानसी का वादा रहा, क्योंकि इस बार मानसी अविका और अभिमन्यु की स्टोरी को एक करेगी। कहकर उसने अपनी आंखों से आंसू पूछ लिया। सितारा शॉप में 10:00 बजे की टाइम तनुजा सितारा शॉप पर आए और वो अपना काम करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि वो अननोन इंसान 10:30 बजे के टाइम ही वहां शॉप पर आएगा। आधे घंटा काम करते हुए उसे हो गया था आज वो शॉप पर अकेली ही थी, क्योंकि उसके साथ में काम करने वाली सेल्स गर्ल्स आज अपने घर पर रुक गई थी, क्योंकि उसके घर पर कोई बीमार हो गया था, इसलिए आज तनुजा सितारा शॉप पर अकेली ही थी। हालांकि वहां हर जगह कैमरे लगे हुए थे। तनुजा अपना काम करने लगी। लगभग 10:30 बजे के टाइम वो अननोन पर्सन फिर से अपना लैपटॉप लेकर आया और अपनी पसंदीदा जगह खिड़की के पास में जाकर बैठकर अपना काम करने लगा। तनुजा ने जल्दी से कोल्ड ड्रिंक उठाए और उसके पास कोल्ड ड्रिंक लाकर टेबल पर रखते हुए बोली लीजिए आपकी कोल्ड ड्रिंक। उस इंसान ने हल्की से मुस्कुराते हुए वो कोल्ड ड्रिंक ले ली और उसे पीने लगा। वही तनुजा उसे अपने गालों पर हाथ रखकर देखने लगी। कुछ देर बाद जब इंसान ने महसूस किया कि अभी कोई उसे देख रहा है, तो उसने वापस तनुजा की तरफ देखा और अपनी आईब्रो उठाकर क्या है का इशारा किया, तो तनुजा ने ना में सिर हिला दिया और वो चुपचाप काउंटर पर आकर अपना काम करने लगी। लगभग 3 से 4 घंटे तक वो इंसान अपना काम करता रहा और जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने वाईफाई का बिल पे किया और वहां से चला गया। तनुजा ने कुछ देर तक शॉप पर काम किया और जब शॉप पर कोई भी नहीं आया तो वो सब बंद कर वहां से चली गई, क्योंकि अभी सितारा शॉप पर ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे और इसलिए वो शॉप को बंद कर चली गई। हॉस्पिटल में मानसी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने अभी व्हाइट कलर का सूट और सलवार पहना हुआ था, जो कि काफी कंफर्टेबल था। उसके माथे पर पट्टी बनी हुई थी और उसके हाथों पर भी कुछ जगह बैंडेज लगे हुए थे। उसके बालों की नस ने सिंपल सी चोटी कर दी थी, जिसके कुछ लाटे उसके गालों पर आ रही थी। वो अभी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक बाबी डॉल की तरह। नर्स ने अभी उसे घूमने के लिए बोला था, जिसकी वजह से वो अभी हॉस्पिटल से बाहर बने गार्डन में आ गई और वहां घूमने लगी। उसने एक बार नोटिस की पूरे हॉस्पिटल में गार्ड ऐसी थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हॉस्पिटल में इतने बॉडीगार्ड क्यों है, फिर भी उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो आराम से गार्डन में घूमने लगी। उस गार्डन में भी ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, 1-2 ही लोग थे जो कि चुपचाप बैठे हुए थे, जिसकी वजह से वो भी चुपचाप गार्डन में घूमने लगी। अचानक एक बॉल उसके पैरों में आकर लगी। उसने जब देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने उस बॉल को अपने हाथों में उठाया और वो बॉल को इधर उधर लेकर देखने लगी, ताकि उसे पता चल जाए कि वो बॉल किसकी है। अचानक उसके पीछे से किसी की प्यारी सी आवाज आई, सॉरी ये बॉल मेरी है और गलती से आपको लग गई, प्लीज आप मुझे डांटना नहीं और मेरी बॉल वापस दे देना, इसे फेंकना नहीं, ये मेरे डैडी ने मुझे बहुत प्यार से दिया। मानसी ने एक नजरों उस बॉल को देखा और वो हल्के से मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी, पर जैसे उसने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, उसके हाथों से बॉल छूटकर जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अनाया। वो छोटी सी बच्ची अपनी बॉल उठाते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, अरे नहीं, मेरा नाम अनाया नहीं नायरा है। मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे और क्या नहीं। वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और उसने नायरा को अपने गले से लगा लिया। वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोली, तुम ठीक हो ना। छोटी सी नायरा को समझ में तो नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ है, पर वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अचानक मानसी के कानों में किसी की तेज मगर कड़क आवाज आई, नायरा डैड के पास वापस आओ। नायरा ने जब अपनी डैड तेज की आवाज सुनी तो वो तेज की तरफ देखने लगी और हल्की से मुस्कुराते हुए बोली, डैड ये देखिए, ये कितनी क्यूट है और ये मेरी कितनी ज्यादा फिक्र कर रही है। एक काम कीजिए ना, आप प्लीज इनसे ही शादी कर लीजिए ना।
मानसी जो कि अभी एक शॉक से उबर नहीं पाई थी वो फिर से हैरान हो गई और वो शॉक तो कर कभी तेज को देखने लगी तो कभी नायरा को देखने लगी जिसने अभी उसके सिर पर एक बम फोड़ दिया था। तेज नायरा के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, ओके बेटा, डैड आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, फिलहाल तो आप अभी जल्दी से रेस्ट कर लीजिए। ऑलरेडी आप काफी ज्यादा खेल चुके हो और अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है। नायरा ने हाँ में सिर हिला दिया और नायरा वहां से नर्स के साथ चली गई। मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे और क्या नहीं। वो तेज की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि नायरा आपकी बेटी है। तेज बिना किसी एक्सप्रेशन के मानसी की तरफ देखकर बोला, अब तो पता चल गया ना, और मेरी बेटी को तुम पसंद आ गई हो तो जब भी मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम उसके पास होनी चाहिए। मानसी खुद से ही बोली, हाँ क्यों नहीं, अपनी ही बेटी से मैं कैसे दूर हो सकती हूँ। शायद भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। मैं अपनी बेटी को अब खुद से दूर नहीं होने देना चाहती। वो तेज को देखकर हल्के से हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ओके सर कहकर वो वहां से हल्के हल्के हॉस्पिटल के अंदर चली गई। वही तेज उसे तब तक देखता रहा जब तक वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं चली गई। उसने अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर कहा, इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे दो, मुझे इस लड़की के बारे में जानना है। तुम्हारे पास ओनली 2 घंटे है। मानसी जल्दी से अपने बोर्ड में वापस आ गई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। वो अपने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया करते हुए बोली, थैंक गॉड कि आपने मुझे मेरी बेटी अनाया से मिलवा दिया। वैसे भी मैंने अभिमन्यु को खो दिया था, अपने सारे परिवार को खो दिया था, लेकिन अब मैं अपनी बेटी अनाया को नहीं खो सकती हूँ। मुझे अपनी बेटी अपने पास वापस लाना होगा और इसके लिए चाहे मुझे क्यों ना कुछ करना पड़े। लगभग 2 घंटे बाद तेज अभी हॉस्पिटल में मौजूद वीआईपी रूम में बैठा हुआ था। जब से नायरा हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब से तेज हॉस्पिटल में ही रहकर अपने सारे काम कर रहा था। बॉडीगार्ड एक फाइल लेकर आ गया है और उसने तेज के सामने वो फाइल रख दी और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तेज ने उसे वहां से जाने का इशारा किया तो वो बॉडीगार्ड हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया। तेज ने वो फाइल उठाए और जैसे ही सबसे पहले उसने फाइल को खोला उसमें मानसी की सबसे प्यारी तस्वीर थी, जिसमें मानसी रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके रेड कलर की सैंडल उसके हाथों में थे और अभी वो मुस्कुरा रही थी। तेज ने वो फोटो को अपने पास रख लिया और वो फाइल में मौजूद इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगा। उसने मानसी के नाम को पढ़ा और उसके नाम को दोहराया, मानसी अग्निहोत्री, अग्निहोत्री परिवार की सबसे छोटी बेटी, उम्र 18 साल। ऐसे ही करके वो मानसी की पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा। अचानक उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई जब उसने पढ़ा कि मानसी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तेज ने मानसी की सारी फॉर्मेशन पढ़ ली और सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद वो खुद से ही बोला, तो मानसी अग्निहोत्री, आज तुम तेज वालिया की नज़रों में आ गई हो और अब तुम सिर्फ तेज वालिया ही बनोगी, कहकर वो वहां से नायरा के पास उनके बोर्ड पर आ गया। अब आगे मानसी अभी अपने बोर्ड में बैठे हुए थे। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिर में चोट लगने की वजह से वो कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे फ़ोन यूज़ करने से मना कर दिया था और इसी वजह से मानसी बहुत बोर हो चुकी थी। अचानक उसके बोर्ड का दरवाज़ा खुला और नायरा अपने हाथों में अपने पांडा को पकड़कर अपने पापा के साथ बोर्ड में आई। वही मासी ने जैसे ही नायरा को देखा उसकी आंखों में एक चमक से आ गई। वो जिसके चेहरे पर अभी बोरियत साफ साफ दिख रही थी, वो नायरा की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, नायरा तुम यहाँ कैसे? नायरा ने अपने पापा का छोड़ा और वो मानसी के पास आकर खड़ी हो गई। वो उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए मैं आपके पास आ गई क्योंकि मुझे पता था आप भी मेरी तरह हॉस्पिटल में एडमिट हो। मानसी ने नायरा को गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया और वो उसे बातें करने लगा। वही तेज मानसी और नायरा को देखने लगा जो कि अपने आप में बातें करने में इतनी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी कि उन्हें पता भी नहीं चला कि तेज कब से उन्हें देख रहा है। तेज वहां से जाकर सोफे पर बैठ गया और उसने बोर्ड में मौजूद नर्स को बाहर जाने का इशारा कर दिया। अब बोर्ड में मानसी, नायरा और तेजी थे। मानसी ने जब एक नज़र तेज को देखा जो कि उसको ही देख रहा था और ये देखकर मानसी ने हड़बड़ाकर तेज से अपनी निगाहें फेर ली और वो वापस से नायरा से बातें करने लगी। वही तेज भी अपना फ़ोन निकालकर फ़ोन पर ही काम करने लगा। कुछ देर बाद नायरा और मानसी दोनों का ही दवाई का टाइम हो गया था और तेज के कहने पर नायरा की दवा भी नर्स मानसी के बोर्ड में ले आई थी। दोनों ने डिनर किया और अपनी अपनी दवा ले ली। दवा लेने के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे से बातें करने लगी। तेज नायरा की तरफ देखकर बोला, नायरा कल चाचू की मेहंदी है तो आपको नहीं लगता कि आपको जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि आपको वहां जाना भी है? नायरा एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ मैं तो भूल ही गई, कल चाचू की मेहंदी है इसलिए मुझे जाना है और मुझे जल्दी सोना भी होगा। मानसी नायरा की तरफ देखकर बोली, ओके नायरा तो तुम सोने चले जाओ, हम बाद में बात करते हैं। उसकी बात सुनकर नायरा तेज के पास आते हुए बोली, डैड अपना बाबी डॉल का फ़ोन नंबर ले लो क्योंकि तभी तो मैं इससे बाद में बात कर सकती हूँ। क्यों बाबी डॉल? मैंने सही कहा ना?
नायरा की बात सुनकर मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या कहे और क्या नहीं। उसने तेज को देखा जो कि नायरा की बात सुनकर उसको ही देख रहा था। तेज ने अपना फ़ोन निकाला और वो मानसी की तरफ देखकर बोला अपना फ़ोन नंबर दो। हालांकि उसे इन्फॉर्मेशन में मानसी का फ़ोन नंबर मिल चुका था, पर फिर भी वो मानसी के मुंह से उसका फ़ोन नंबर सुनना चाहता था। मानसी ने हिचकिचाते हुए अपना फ़ोन नंबर तेज को बता दिया। तेज ने ऐसे पेटेंट किया जैसे उसने उसका नंबर नोट कर लिया है, जबकि उससे पहले ही मानसी का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया था और वो वहां से नायरा को लेकर चला गया। उसके जाने के बाद मानसी ने एक गहरी सांस ली और खुद से ही बोली, हे भगवान, जब तक ये इंसान यहाँ पर रहा तब तक मैं तो सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। इसकी आंख इतनी डरावनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी को घूर कर मार डालेगा। अचानक मानसी की फोन पर किसी का कॉल आया। मानसी ने जब अपने फोन को देखा तो उस पर बहुत सारे हार्ट बने हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए कॉल उठाया और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, और बताइए कैसे याद कर लिया आपने हमें। उधर से कुछ कहा गया जिसे सुनकर मानसी एक्साइटेड होते हुए बोली, रैली क्या तुम सच बोल रहे हो, कब, कहाँ और कैसे। उधर से फिर किसी ने कुछ कहा तो मानसी और भी ज्यादा खुश होकर बोली, ओके सर, मैं कल पहुंचती हूँ, मेरा वेट करना। कहकर उसने कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। दवाई का असर होने लगा था जिसकी वजह से उसकी आंखों में नींद आ चुकी थी और इसलिए वो सो गई। सुबह के टाइम सिंगविला में पूरे सिंगविला के गार्डन को ग्रीन कलर के और येलो कलर के फूलों और बैलून से डेकोरेट कर दिया था। साथ ही साथ पूरे सिंगविला को काफी अच्छे से डेकोरेट कर दिया था और अभी वहां पर हल्दी की तैयारी हो रही थी। इसी के साथ साथ शाम को मेहंदी की भी तैयारियां हो रही थी। पूरे सिंगविला में चहल पहल मची हुई थी जिसकी वजह से अभी वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा बन चुका था। अविका अभी अपने रूम में थी। उसने जल्दी से तनुजा के लिए कॉल लगाया। 2-3 रिंग जाने के बाद तनुजा फोन उठाकर बोले, हेलो, हाँ अविका। अविका थोड़ा झिझकते हुए बोली, मिस तनुजा, क्या आप मुझे बता सकती है कि आप कब तक हमारे घर पर आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको 5वीं बार कॉल कर रही हूं, तो प्लीज़ अब आप मुझे बता सकती है कि आप कब तक मेरे घर आ सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हल्दी की तैयारी पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है और कुछ देर बाद हल्दी की रस्म भी है। ओबरॉय फैमिली से हल्दी आती ही होगी। तनुजा जल्दी से बोली, ओके ओके, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ, बस थोड़ी देर रुक जा यार, क्योंकि मुझे शॉप पर थोड़ा सा काम है, फिर मैं तुरंत तेरे घर आ रही हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत ले मेरी जान, तेरी शादी हो और मैं ना आऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। चल ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी, कहकर उसने बिना अविका की बात सुने कॉल काट दिया। अविका खुद से ही बोली, ये लड़की हमेशा घोड़े पर सवार रहती है, शादी मेरी है पर जल्दी इसे है। तनुजा वर्कशॉप पर आ गई। उसने जल्दी से सेल्स गर्ल से बात की और वो तुरंत बाहर से सिंगविला के लिए निकल गई। आज उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो अननोन पर्सन उसे देख रहा है। वो अभी अविका की बात सुनकर जल्दी में थी और इसलिए उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि जैसे वो इतने दिनों से नोटिस कर रही थी, वो आज उसकी हरकतों को नोट कर रहा है। मानसी के फैमिली मेंबर्स सुबह मानसी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दिया था और ये बात तेज को भी पता चल चुकी थी। मानसी वहां से अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ अग्निहोत्री विला आ गई। वो जल्दी से अपने रूम में आए और उसने जल्दी से खुद को चेंज किया। उसने अभी येलो कलर का सलवार सूट पहना हुआ था और वो तुरंत वहां से अपनी कार की चाबी उठाकर बाहर तक की तरफ जाने लगी। उसकी माँ पीछे से आवाज देते हुए बोली, मानसी बेटा कहाँ जा रही हो, अभी हॉस्पिटल से आए हो, अभी जा रही हो। मानसी पीछे से हाथ मिलाते हुए बोली, आई एम सॉरी माँ, लेकिन मेरे दोस्त की आज हल्दी है और मुझे आज वहाँ उसकी हल्दी में पहुँचना ही है। अगर मैं उसकी हल्दी में नहीं पहुँची तो वो मुझे घर से उठा ले जाएगा, कहकर वो वहाँ से तुरंत चली गई। एक पिंक कलर की BMW कार अचानक सिंगविला के सामने आकर रुकी। कार में से एक लड़की बाहर निकली जिसमें येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसने एक नज़र अपने फ़ोन में शो हो रही मैप को देखा और वो खुद से ही बोली, हो तो ये है सिंगविला, कहकर उसने बॉडीगार्ड को अपनी कार की चाबी दी और तुरंत वो विला के अंदर आ गई। उसने गार्डन में देखा जहाँ काफ़ी लोग थे और अभी हल्दी की रस्म की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। उसने एक नज़र बीच में बैठी अविका को देखा और उसी के पास में बैठे हुए अभिमन्यु को देखा। वो मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास चली गई। वही अभिमन्यु ने जैसे ही उस लड़की को देखा वो तुरंत खड़ा हो गया। वो लड़की अभिमन्यु के गले मिलते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन मिस्टर अभिमन्यु ओबरॉय, जो आप शादी कर रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अभिमन्यु ओबरॉय भी शादी कर सकता है। अभिमन्यु उसके सिर पर हल्के से मारते हुए बोला, ओ रियली मिस मानसी अग्निहोत्री, तुम मेरी हल्दी के फंक्शन में ऑलरेडी 30 मिनट लेट हो। वो तो ये कहो कि मुझे पता चला था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम डायरेक्ट हॉस्पिटल से आ रही हो। अभी तुम्हारी मॉम को कॉल आया था, इसलिए मैं तुम्हारी गलती से तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। वैसे इनसे मिलो, ये है मेरी वाइफ अविका। मानसी ने अविका को देखा और वो अविका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाय अविका, मैं मानसी अग्निहोत्री, अभिमन्यु की फ्रेंड। वैसे अभिमन्यु मुझसे काफ़ी बड़ा है और इसलिए तुम सोच रही होगी क्योंकि मैं अभिमन्यु से काफ़ी छोटी हूँ और उसकी फ्रेंड कैसे बनी, क्योंकि अभिमन्यु ने हमेशा मेरा दोस्त बनकर मेरा साथ दिया है और इसलिए अभिमन्यु मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फॉरएवर वाला।
मानसी अभी बैठकर सामने अभिमन्यु और अविका को देख रही थी। वह उन दोनों को देखकर अपने मन में बोली, जो कहानी को भगवान ने पिछले जन्म में खत्म कर दिया था वही कहानी अब दोबारा शुरू हो रही है। भगवान जी प्लीज अब अभिमन्यु और अविका की जिंदगी में कोई भी गम मत आने देना। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। वो अभिमन्यु को देख रही थी जिसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे अपने पिछले जन्म की जितने भी पल अभिमन्यु के साथ बिताए थे वो सारे उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसे अभी रोना आ रहा था पर फिर भी उसने बहुत अच्छे से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसके सिर पर अभी भी पट्टी बंध हुई थी और उसके एक हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई थी, पर फिर भी वो अभी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके छोटे से चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो अभी बैठी ही थी कि अचानक एक छोटी सी लड़की मानसी के पास आ गई। मानसी ने जब सामने देखा तो वहां पर नायरा खड़ी हुई थी। नायरा ने अभी बेबी पिंक कलर की शॉर्ट फ्रॉक पहनी हुई थी और उसने उसी के मैचिंग के शूज पहने हुए थे। उसका काफी अच्छे से हल्का लाइट मेकअप कर दिया गया था जिसकी वजह से नायरा अभी परी की तरह लग रही थी। नायरा को देखकर मानसी के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो जल्दी से नायरा के पास गई और उसे गोद में उठा लिया। वो नायरा के चेहरे पर हल्की सी किस करते हुए बोली, नायरा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल गर्ल। नायरा की आंखों में जैसे चमक सी आ गई। वो मानसी की तरफ देखकर बोली, थैंक यू, वैसे आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बट अगर माथे पर पार्टी नहीं बनी होती तो आप और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते। कोई ना, पर फिर भी हम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल मेरी तरह। मानसी हंसते हुए बोली, हाँ हम दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कहकर वो दोनों हंसने लगी। हल्दी की रस्म स्टार्ट हो चुकी थी। पहले हल्दी संजय जी ने लगाई। अविका की आंखों में हल्की सी नमी थी। अभिमन्यु ने अविका के हाथ को हल्के से पकड़ लिया और उसे शांत होने का इशारा किया। अविका ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और वो सबको देखने लगी। अभी एक तरफ म्यूजिक बज रहा था और दूसरी तरफ अविका और अभिमन्यु के हल्दी लग रही थी। अनाया जो कि अभिमन्यु की बहन थी वो अभिमन्यु के पास आए और उसने अपने भाई और भाभी दोनों को हल्दी लगाई। नायरा मानसी की तरफ देखकर बोली, चलो अपने दोनों भी हल्दी लगा कर आते हैं। चाचा चाची बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और सब उन्हें हल्दी लगा रहे हैं। मानसी हंसते हुए बोली, ओके चलो हम दोनों भी हल्दी लगाते हैं। मानसी अभिमन्यु और अविक के पास आ गई। उसने अपने हाथों में हल्दी ली और अभिमन्यु के दोनों गालों पर हल्दी लगा दी। उसी के साथ उसकी आंखों में नमी थी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो अपने ही मन में बोली, मुझे आज पता चला है कि पिछले जन्म में अविका को कितना दर्द होता होगा जब उसका पति किसी और के साथ खुश होगा। आज मुझे पता चला है कि हम जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो किसी और का होता है तो कितना दर्द होता है। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ पर फिर भी चेहरे से मुस्कुरा रही हूँ। उसने अविका के हल्दी लगाए और बोली, हमेशा तुम दोनों खुश रहो। वही नायरा ने भी मानसी की नकल करते हुए उन दोनों के हल्दी लगाई तो अभिमन्यु और अविका दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वही दूसरी तरफ तेज मानसी की तरफ देख रहा था। उसने अभी येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसके एक हाथ पर स्मार्ट वॉच में बंधी हुई थी। वो अभी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। वही मानसी के फोन पर कॉल आया लेकिन वहां म्यूजिक बज रहा था, इसलिए मानसी अपना फोन लेकर विला के अंदर चली गई। पर म्यूजिक की काफी आवाज थी जो कि विला के अंदर भी म्यूजिक की आवाज आ रही थी। मानसी वहां से छत पर चली गई। हालांकि छत पर आवाज तो आ रही थी पर फिर भी मानसी ने कॉल उठा लिया। कॉल उसकी मम्मी का था। मानसी की मम्मी की फोन पर थोड़ी परेशान भरी आवाज आई, हेलो मानसी बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम अभी कुछ देर पहले हॉस्पिटल से आई थी और तुम अब शादी में चली गई हो। बेटा तुमने खाना खाया क्या? देखो तो खाना खाने के बाद तुम्हारी दवा भी है, तो प्लीज बेटा टाइम से घर आ जाना क्योंकि तुम्हारी दवा का टाइम होने ही वाला है। मानसी अपनी मम्मी को शांत करवाते हुए बोली, अरे मम्मी पहले आप शांत हो जाओ, और रही बात मेरी दवा की तो डोंट वरी, मैं खाना खा लूंगी और दवा भी खा लूंगी क्योंकि मैं अपनी दवा अपने साथ लेकर आई हूँ। मानसी की बातें सुनकर उसकी मम्मी की फोन पर आवाज आई, तू सच कह रही है ना बेटा? तू अपनी दवा लेकर आई है ना? मानसी बोली, सच में मम्मी कसम से मैं दवा लेकर आई हूँ। उसकी बात सुनकर मानसी की मम्मी जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है कसम मत खा तू, मुझे पता है कि तू दवा देकर गई होगी, लेकिन बेटा टाइम से खाना खा लेना, दवा भी खा लेना, ठीक है? देख बेटा फिलहाल तो लंच का टाइम हो चुका है। मानसी बोली, अच्छा ठीक है मम्मा, फिलहाल अब मैं जा रही हूँ, वहाँ हल्दी की रस्म हो रही है। मानसी की मम्मा बोली, ओके बेटा अब मैं फोन काट रही हूँ, कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। मानसी नीचे जाने के लिए सीढ़ियों पर आ गई। उसने देखा नायरा अभी सीढ़ियों पर थी और वो छत पर ही आ रही थी। मानसी अभी 3 मंजिल की छत पर खड़ी होकर नायरा को देख रही थी। वहीं नायरा आ ही रही थी कि उसके पैर में कुछ ही लग गया था और वो उसी को ठीक करने लगी, और ये देखकर मानसी के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसके आंखों के सामने पिछले जन्म में जब अनुष्का ने अनाया को खाई में फेंका था तो वो सारी यादें घूमने लगी, क्योंकि नायरा अगर थोड़ी सी भी पीछे हटती तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर सकती थी और उसके काफी चोट लग सकती थी, और इसी वजह से मानसी के चेहरे पर घबराहट आ गई।
वो जल्दी से उतरने की चक्कर में ये भी भूल गई कि उसने जल्दी में 2 सीढ़ियां छोड़ दी थी और इसी वजह से उसका पैर स्लिप हो गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। उसकी चीख निकल गई। हालांकि म्यूजिक बज रहा था पर फिर भी बाहर के लोगों को पता नहीं चला कि अभी अंदर कोई सीढ़ियों से गिर गया है। वही तेज जो कि नायरा के पीछे ही आ रहा था, उसे जब मानसी को गिरते हुए देखा तो वो जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा और उसने मानसी को पकड़ लिया। वही मानसी के चेहरे पर जहां पट्टी बंधी हुई थी वहां से और भी ज्यादा खून आने लगा और मानसी बेहोश होकर तेज की बाहों में झूल गई। नायरा ने जब देखा कि मानसी के चेहरे से खून आ रहा है तो वो रोते हुए बोली, डैड देखो इनके कितना खून निकल रहा है, डैड प्लीज जल्दी से इनको हॉस्पिटल लेकर चलो ना डैड, जल्दी करो। तेज उसे शांत करते हुए बोला, नायरा तुम शांत हो जाओ, और उसने अपने गार्ड को इशारा किया क्योंकि वो लोग उसके साथ ही थे। गार्ड्स नायरा को वहां से लेकर चले गए। वही तेज मानसी को गोद में उठाकर एक रूम में चला गया जो कि सेकंड फ्लोर पर था। उसने मानसी को बिस्तर पर लेटा दिया और उसके माथे की पट्टी खोलने लगा। वही तब तक एक बॉडीगार्ड फर्स्ट एड बॉक्स भी लेकर आ चुका था। तेज ने डॉक्टर की पढ़ाई की हुई थी क्योंकि पीएम होने की वजह से उसकी जान को हमेशा से ही खतरा था, इसलिए जब वो पीएम बना था तब उसने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली थी। उसे जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और बॉडीगार्ड को बाहर जाने का इशारा कर दिया। बॉडीगार्ड बाहर चले गए, साथ ही साथ उन्होंने रूम को बंद कर दिया। तेज ने जल्दी से मानसी की ड्रेसिंग कर दी और पास में रखे पानी के कुछ बूंदों को लेकर मानसी के चेहरे पर डाल दिया। इससे मानसी को होश आने लगा। जब मानसी पूरी तरह अपने होश में आ गई तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया और ये देखकर वो घबराते हुए उठकर बैठ गई। जब उसने देखा कि वो अभी रूम में है तो उसने चैन की सांस ली, पर जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया तो अपने पास तेज को देखकर वो घबरा सी गई और वो चीखते हुए बेड पर खड़ी हो गई। भूत! तेज उसकी हरकत देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मैं क्या तुम्हें भूत दिखता हूं कि तुम मुझसे डर कर बेड पर खड़ी हो गई? उसकी कड़क आवाज सुनकर मानसी ने ना में सिर हिला दिया और चुपचाप वो फिर से बेड पर बैठ गई। तेज बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुमने दवा ली? मानसी ने ना में सिर हिला दिया तो तेज ने कुछ भी नहीं कहा और वो उसी के पास बैठ गया। वहीं मानसी को ये थोड़ा अजीब लग रहा था, वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। हालांकि तेज उससे थोड़ा दूर बैठा था पर मानसी को फिर भी थोड़ा अजीब लग रहा था। तेज अपने फोन में कुछ कर रहा था और इसलिए मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी रूम से जाए या ना जाए। इसी चक्कर में लगभग 5 मिनट सोचने के बाद आखिरकार मानसी बेड से नीचे उतरने लगी तो तेज उसे देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? मानसी हल्की आवाज में बोली, रूम से बाहर। तेज उसकी बात सुनकर बोला, चुपचाप बैठो, अभी तुम्हें चोट लगी हुई है और तुम हो कि तुम्हें बाहर जाना है। मानसी चुपचाप फिर से बैठ गई। अचानक दरवाजे पर किसी ने नोक किया तो तेज ने कम इन कहा। एक बॉडीगार्ड अपने हाथों में खाना लेकर रूम में आया और वो खाना वहां रखकर चुपचाप से झुकाकर चला गया। तेज ने खाना को उठाया और मानसी की तरफ देखकर कहा, लो खाओगे इसे? मानसी ने एक हाथ को देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी और दूसरे हाथ को देखा जिस पर गिरने की वजह से सूजन आ चुकी थी। वही तेज उसकी हरकतें देख रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि उसे अब क्या करना है। वो अब मानसी के बिल्कुल पास में जाकर बैठ गया और ये देखकर मानसी अपनी जगह पर जम सी गई। तेज ने खाने का एक बाइट लिया और मानसी की तरफ कर दिया। मानसी हिचकिचाते हुए तेज को देखने लगी। तेज बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ये देखने के लिए नहीं है, खाना पड़ेगा इसे। मानसी हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन मैं आपके हाथ से कैसे खा सकती हूँ? तेज बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी कड़क आवाज में बोला, चुपचाप लंच करो, उसके बाद तुम्हें दवा भी लेनी है। और रही बात मेरे हाथों से खाने की, तो क्या तुम मेरे हाथ से खाना नहीं खा सकती हो? तुम्हें क्या शर्म आ रही है? मानसी ने तुरंत ना में सिर हिला दिया और तुरंत अपना मुंह खोल दिया। तेज ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। मानसी को ये सब थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था पर फिर भी वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तेल उसे इसी वजह से आराम से खाना खिला रहा था ताकि मानसी को उसकी मौजूदगी से ऑकवर्ड ना लगे। थाली का आधे से ज्यादा खाना मानसी ने खत्म कर दिया। जैसे ही तेज उसे और कुछ खिलाने वाला था, मानसी जल्दी से बोली, नहीं सर, अब मुझे नहीं खाना है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा खाना खा लिया है, अगर ज्यादा खाऊंगी तो मेरा पेट फट जाएगा। तेज उसकी बात सुनकर एक पल को ये नहीं समझ पाया कि वो आखिर मानसी के सवालों का क्या जवाब दे, पर फिर भी उसने हाँ में सिर हिलाया और पानी का गिलास उसके आगे कर दिया। मानसी ने तेज की तरफ देखा और अपने बैग जो कि उसके गले में ही टंगा हुआ था उसे खोलने का इशारा किया। तेज ने वैसा ही किया जैसा मानसी कह रही थी। उसने बैग में से मानसी की दवा निकाली और मानसी को दवा दे दी। मानसी ने अपनी दवा खा ली। तेज उसकी तरफ देखकर बोला, अब चुपचाप यहाँ पर आराम करो। मानसी फिर से बैठते हुए बोली, नहीं, मैं अब आराम नहीं कर सकती, हल्दी की रस्म के बाद मेहंदी की रस्म है और मैं कोई भी रस्म नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे शादी की एक एक रस्म को देखना है, ये मेरे दोस्त की शादी है। तेज बहुत तेज आवाज में बोला, चुपचाप आराम से लेट जाओ, एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें। और रही बात मेहंदी की, तो वो रस्म शाम को होगी और जब वो रस्म स्टार्ट होगी तो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा।
मानसी तेज की तेज आवाज सुनकर एक पल को सहम गई और वो चुपचाप बेड पर लेट गई। वही तेज उसी के पास में जाकर बैठ गया। अब मानसी को ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और वो सोने की कोशिश करने लगा, पर तेज लगातार उसे घूर रहा था, जिसकी वजह से मानसी को बहुत ही अजीब लगा था। हार खाकर मानसी ने अपनी आंखें खोलकर अपनी डरी सहमी सी आवाज में कहा, अगर आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी। उसकी बात सुनकर तेज ने उससे अपनी निगाहें फेर ली और वो जाकर सोफे पर बैठ गया और वही जाकर अपना फोन चलाने लगा। साथ साथ वो मानसी को भी देख रहा था, क्योंकि कुछ देर बाद वो सच में सो चुकी थी। उसके सोने के लगभग 1 घंटे के आसपास नायरा, अभिमन्यु और अविका तीनों रूम में आए। अभिमन्यु ने मानसी को देखा तो वो मानसी के पास आ गया। वो उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, क्या यार मानसी, तुम तो मेरी शादी में आई थी ना, फिर खुद ही चोट पहुंचाकर यहाँ सो रही हो, ये तो गलत बात है ना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने दोस्त की शादी में मौज मस्ती करना चाहिए थी? सीरियस, और तुम खुद को ही चोट मारकर आराम से सो रही हो। दिस इज नॉट फेयर मानसी। अभिमन्यु तेज की तरफ देखकर बोला, तेज तुम मानसी को शाम के टाइम ही लेकर आना, तब तक हम वहाँ मेहंदी की रस्म स्टार्ट करते हैं, और अगर ऐसी कुछ भी परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर बता देना, मैं तुरंत डॉक्टर को बुला लूँगा। अविका ने एक नज़र मानसी को देखा तो पता नहीं क्यों, लेकिन उसे मानसी को देखकर अपनों वाली फीलिंग आ रही थी। वो अपने मन में बोली, पता नहीं क्यों बट मैं जब भी इस लड़की मानसी का चेहरा देख रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, जैसे मेरा और इसका बहुत गहरा नाता हो। क्या ऐसा हो सकता है? अविका तू भी ना कुछ भी सोचे जा रही है। वो खुद को शांत करते हुए अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, डोंट वरी, पापा डॉक्टर है, अगर मानसी को कुछ भी होगा तो पापा तुरंत मानसी को चेक कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। नायरा मानसी को देखकर तेज से अपनी मासूम सी आवाज में बोली, डैड ये अब तक ठीक होंगी, मुझे इनके साथ बहुत सारी मस्ती करनी है। अविका छोटी सी नायरा के गाल पर हल्की से हाथ रखकर बोली, डोंट वेरी बच्चा, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, फिर तुम इनके साथ बहुत सारी मस्ती करना। तेज अभिमन्यु को देखकर बोला, तुम चिंता मत करो, जाओ और जाकर अपनी मेहंदी की रस्म की तैयारियां करो। फिलहाल तो तुम्हारी हल्दी की रस्म हो चुकी है, अब जाओ अभी जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ देर आराम कर लो। वैसे भी शाम को मेहंदी की रस्म में तो टाइम नहीं हो पाएगा तुम लोग के पास, और रही बात मानसी की तो उसे कुछ नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूँगा, चिंता मत करो। अभिमन्यु ने एक नज़र तेज को देखा, जिसकी आंखों में मानसी के लिए फिक्र साफ साफ दिख रही थी, और ये देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नज़र मानसी को देखा, जिसे देखकर उसको एक अजीब सी फीलिंग आती थी। उसकी और मानसी पहली मुलाकात बस स्टॉप पर हुई थी, क्योंकि अचानक अभिमन्यु की कार खराब हो चुकी थी और उस टाइम अभिमन्यु अपने बॉडीगार्ड भी लेकर नहीं आया था। अभिमन्यु ने अपने चेहरे पर मास्क लगा हुआ था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, और वो चुपचाप बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था क्योंकि उसके बॉडीगार्ड उसकी कार लेकर आ रहे थे। तब मानसी जो कि बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी, वो अभिमन्यु को काफी देर से नोटिस कर रही थी, और वो अभिमन्यु के पास आकर बोली, वैसे आपकी कार कब तक आ जाएगी? अभिमन्यु ने जैसे ही किसी लड़की की आवाज सुनी, उसने मुड़कर मानसी को देखा और वो अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखने लगा, जैसे कहना चाह रहा हूं तुम ये क्यों पूछ रही हो। मानसी अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर हल्की सी मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि जिस तरह से आपने कपड़े पहने हैं उस तरह से एक बस आराम से खरीद सकते हो आप, इसलिए पूछ रही हूँ कि आप जैसे अमीर इंसान यहाँ बस स्टॉप पर क्या कर रहे हैं। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी अनजान इंसान से कम बात करना चाहिए? मानसी अपने दांत दिखाते हुए बोली, अरे हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अनजान इंसान से कम बात करनी चाहिए, पर अनजान इंसान जब कॉफ रिच फैमिली से हो तो मुझे बात करने में कौन सी दिक्कत है? अब तुम कौन सा मेरा पर्स लेकर भाग जाओगे? अभिमन्यु ने मानसी के एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया, और कुछ देर बाद अभिमन्यु की कार आ गई तो वो वहां से बिना मानसी के सवालों का जवाब दीजिए ही चला गया। और ये देखकर मानसी ने अपना मुंह बना लिया। हालांकि कार में बैठते समय अभिमन्यु ने मानसी के चेहरे को देख लिया था, और उसके मुंह बनाने की एक्टिंग को देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जो कि मास्क की वजह से किसी ने देखी नहीं थी, और अभिमन्यु वहां से चला गया। इसी तरह से मानसी और अभिमन्यु की कई बार मुलाकात हुई, और इसी वजह से अभिमन्यु मानसी से घुल मिलने लगा, और मानसी ने अभिमन्यु को अपना दोस्त बना लिया। ये सोचते हुए अभिमन्यु वहां से अविका और नायरा के साथ चला गया। शाम के समय तनुजा ने अभी ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, और वो अपनी चुन्नी को सही करते हुए आ रही थी कि अचानक वो किसी से टकरा गई। हालांकि वो संभल गई थी, पर फिर भी वो गिरने से बाल बाल बची। वो अपने सामने खड़े इंसान को देखे जैसे वो टकराई थी, उसे बिना देखे गुस्से में बोली, दिखाई नहीं देता है क्या, ढंग से नहीं चल सकते हो? अगर मैं अभी गिर जाती तो? कहकर उसने उस सामने वाले इंसान को देखा, और उसने सामने वाले इंसान को देखा तो वो हैरान हो गई। अब आगे, क्योंकि सामने वही अननोन पसंद था, वो इंसान तनुजा को देखकर बोला, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया कि सामने से आप आ रही हो, सॉरी गलती से हो गया। तनुजा जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं।
उस इंसान ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही वो मुस्कुराया उसके गालों पर डिंपल पड़ गए। ये देखकर तनुजा के मुंह से एक ही शब्द निकला, वाओ सो क्यूट। वो इंसान तनुजा को देखकर बोला, तुम तो वही हो ना जो सितारा शॉप में आती हो। तनुजा की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो हैरान होकर बोली, तो क्या आप मुझे जानते हो? सामने खड़ा इंसान अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैंने एक बार आपको देखा था। तनुजा कुछ कहने को हुई कि अचानक उस इंसान के फोन पर किसी का कॉल आ गया। तो वो इंसान तनुजा को एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से चला गया और ये देखकर तनुजा के चेहरे पर जो एक्साइटमेंट आई थी वो हल्की पड़ गई। अभिमन्यु अभी सिंह विला के सेकंड फ्लोर पर बने रूम में था। संजय सिंह ने सभी मेहमानों के लिए जो कि अभिमन्यु की तरफ से आए थे उनको ये सेकंड फ्लोर पर इंतजाम किए थे। अभिमन्यु अभी अपने रूम में था और अभी फ्रेश होकर आया था। उसने अभी व्हाइट कलर का बाथरोब पहना हुआ था। अचानक उसके फोन पर किसी का कॉल आया। उसने कॉल उठाया तो उधर से किसी लड़के की आवाज आई, पर आवाज बहुत ही ज्यादा सीरियस है। भाई वो कैद से भाग गई, हम क्या करें? अभिमन्यु उस इंसान की बात सुने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत दाग पड़ गए। उसकी आंखें इतनी ज्यादा दर्द हो चुकी थी कि अगर कोई उसके पास होता तो उसे इस तरह देखकर पक्का डर जाता। उसके आसपास का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा कड़क आवाज में बोला, वैभव कुछ भी हो जाए पर उसे पकड़ो, वो शादी से पहले मुझे फिर से कैद में चाहिए। ध्यान रहे अगर वो किसी के हाथ लग गई तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मैं जो बाजी लगा रहा हूँ वो हार जाऊं, क्योंकि बाजी इश्क की तो मैं ही जीत कर रहूंगा। अभिमन्यु एक बार किसी चीज की बाजी लगा लेता है तो वही जीता है। अपने भाई की आवाज सुनकर वैभव तुरंत बोला, भाई हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की पर वो मिल ही नहीं रही है। आप तो जानते हो ना विला बहुत बड़ा मिला है, अब मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढूं। मैंने पूरे विला में बॉडीगार्ड को फैला दिया है। पिछले 5 घंटे से हम लगातार उसे ढूंढ रहे हैं पर फिर भी वो नहीं मिल रही है। और जब मैं उसके रूम में गया था तो रूम का ताला टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर उसे कैद में से बाहर निकाला हो। अभिमन्यु अपनी कड़क आवाज में जोर से चिल्लाते हुए बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। वो शादी से पहले वापस मुझे मेरी कैद में चाहिए। तुम्हें पता है ना कि अगर वो कैद से बाहर आ गई और किसी के सामने आ गई तो मेरा बना बनाया हुआ खेल बिगड़ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसलिए जितना कहा जाए उतना करो। विला का मेन गेट को बंद कर दो। वो विला से कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। पूरे विला का चप्पा चप्पा छान लो लेकिन मुझे वो चाहिए, हर हाल में मुझे वो चाहिए। शाम के समय ओबरॉय फैमिली से 2 रोल्स रॉयस कार पर उनके साथ में बॉडीगार्ड्स की कार बुला के अंदर आए और दोनों रोल्स रॉयस कार में से ओबरॉय फैमिली के लोग उतरे। एक में अभिमन्यु की डैड विक्रम ओबरॉय और अभिमन्यु की मॉम पायल ओबरॉय थी। विक्रम ओबरॉय ने अभी 3 पीस सूट पहना हुआ है और वही पायल ओबरॉय ने डार्क ग्रीन कलर की सिल्क में साड़ी पहनी हुई थी। उस साड़ी को देखकर ही कोई बता सकता था कि वह उस साड़ी की कीमत लाखों में होगी और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे कपल लग रहे थे। वहीं दूसरी कार में से ममता ओबरॉय और उनके साथ में अनाया ओबरॉय उतरी। अनाया ने अभी ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा क्रॉप टॉप लहंगा पहना हुआ था जिसकी वजह से बहुत ही क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। 18 साल की अनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छे देख रहे थे। कोई मुरझाया हुआ व्यक्ति भी अगर उसे देखता तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती। अपने भाई की शादी की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। अनाया खुद के चेहरे पर आए बाल को सही करते हुए बोली, दादी माँ बताए ना मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं ठीक हूँ, कोई कमी तो नहीं है? ममता ओबरॉय अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, अनाया तुमने ये क्वेश्चन हमसे कितनी बार पूछ लिया है, शादी तुम्हारी नहीं तुम्हारे भाई की हो रही है। दादी माँ की बात सुनकर अनाया मुंह बनाते हुए बोली, पर दादी माँ भले ही भाई शादी कर रहे हैं पर मैं भी तो उनकी बहन हूँ, तो मैं क्यों नहीं तैयार हो सकती हूँ? भले ही मैं शादी नहीं कर रही इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तैयार भी नहीं हो सकती हूँ। मेरे भाई की शादी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अभिमन्यु भाई शादी कर रहे हैं। वैसे सब लोग कहते थे ना कि अभिमन्यु भैया से पहले वैभव भैया शादी कर लेंगे, पर देखो अभिमन्यु भैया आज शादी करने जा रहे हैं तो मैं क्यों ना खुश हूँ और क्यों ना तैयार हूँ, कहकर वो अपने मम्मी पापा के पास चली गई। वही दादी माँ हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, कहकर वो भी विला के अंदर चली गई। संजय सिंह को पहले ही पता चल चुका था कि ओबरॉय परिवार से सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए वो लिविंग रूम में उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहे थे। जब विक्रम ओबरॉय के साथ बाकी सारे लोग लिविंग रूम में पहुंचे तो संजय सिंह अभिमन्यु के पापा से हाथ मिलाते हुए बोले, हेलो मिस्टर ओबरॉय। विक्रम ओबरॉय हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, हेलो मिस्टर सिंह। सारे लोग लिविंग रूम में बैठ गए। पायल संजय जी की तरफ देखकर बोली, हमारी बहू कहाँ है? संजय जी बोले, वो अपने रूम में है, हल्दी के फंक्शन की वजह से काफी थक गई थी तो अपने रूम में रेस्ट कर रही है। अभिमन्यु वहां लिविंग रूम में आ गया और जैसे ही अभिमन्यु लिविंग रूम में आया पायल के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। वो संजय जी की तरफ देखकर बोली, हल्दी की रस्म तो अभिमन्यु की भी हुई थी बट अभिमन्यु तो हमसे मिलने आ गया।
संजय जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनके सवालों का क्या जवाब दे। वो कुछ और भी कहने को हुए कि अचानक उनकी नज़र सामने से आकर रही अविका पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अविका ने अभी डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसके लहंगे को खासतौर पर मेहंदी के फंक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसकी वजह से वो अभी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। साथ ही साथ उसने अपने लहंगे से मैच में राजस्थानी ज्वेलरी पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अविका सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए अभिमन्यु के पास जाकर खड़ी हो गई। पायल ओबरॉय ने जब अविका को देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो अविका और अभिमन्यु के पास जाकर बोली, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा खुश रहना, कहकर उन्होंने अभिमन्यु को देखा। लेकिन अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर पायल ने उसे अपनी आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया और अविका की तरफ देखकर कुछ इशारा कर दिया, जैसे वो अभिमन्यु से कुछ कहना चाहती थी। तो अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और अविका हाथ पकड़कर बोला, अविका ये मेरी मॉम एंड वो रही मेरे डैड। ऐसे कर उसने पूरी फैमिली का बारे में बता दिया। सारे लोग लिविंग रूम में बैठ गए। बाकी सारे लोग जो घर के मेड थे वो लोग मेहंदी की तैयारियां करने में बिजी थे। ऐसे ही कब रात हो गई किसी को पता ही नहीं चला। पूरे गार्डन को काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। शादी बहुत जल्दी में थी, जिसकी वजह से किसी को समय नहीं मिला कि वो लोग कोई भी फंक्शन को किसी अच्छी जगह पर करें। इसलिए संजय जी और बाकी सारे लोगों की वजह से अविका और अभिमन्यु की शादी सिंगविला में ही हो रही थी। अभिमन्यु अभी किसी से बात कर रहा था और जब उसने कॉल काट कर दिया और खुद जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां पर पायल ओबरॉय खड़ी हुई थी। पायल ओबरॉय को अपने पास देखकर अभिमन्यु बोला, मॉम आप यहाँ, आपको तो बाकी सारे लोगों के पास होना चाहिए। पायल ओबरॉय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, बेटा वो कैद से भाग चुकी है और वो कभी भी तुम्हारी शादी में कोई अड़चन पहुंचा सकती है। अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, डोंट वरी, वो मेरी शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाएगी। वैभव अभी लिविंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ था और वो अभी घूरकर अपने सामने खड़े हुए बॉडीगार्ड और अपने राइट हैंड राका को देख रहा था। राका जो कि वैभव का सबसे भरोसेमंद आदमी था, वो वैभव की तरफ देखकर अपना सिर झुकाते हुए बोला, सॉरी बॉस, बट हमने पूरा विला देख लिया लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिल रही है। वैभव ने जैसे ही राका की बात सुनी उसकी आंखें और भी ज्यादा सर्द हो गई। उसके आसपास का तापमान गिरता जा रहा था और ये बात राका और बाकी सारे बॉडीगार्ड ने भी महसूस कर ली थी। वैभव राका की तरफ देखकर अपनी कड़क आवाज में बोला, मुझे वो भाई की शादी से पहले पहले कैद में चाहिए और अगर तुम लोग ये सब नहीं कर पाए तो समझ लेना तुम्हारा अंजाम क्या होगा। आज भाई की मेहंदी है और मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तक वो वापस भाई की कैद में आ जाए, कहकर वो वहां से डायरेक्ट विला के बाहर आ गया। वही एक लड़की जिसके चेहरे पर काफी ज्यादा बाल आ चुके थे और वो देखने में बिल्कुल पागल सी लग रही थी। उसके कपड़े भी खास अच्छे नहीं थे। चेहरे पर बाल आ जाने की वजह से उसका चेहरा देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि वो कौन है और कौन नहीं। बाल आ जाने के बावजूद भी सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी। हालांकि हाथ पैर से वो दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसके हाथ और पैर काफी ज्यादा सुंदर थे। वो अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से ढककर विला में छुप छुप कर घूम रही थी और उसने अभी वैभव और राका और बाकी सारे बॉडीगार्ड्स की सारी बातें सुन ली थी। वो खुद से ही बोली, नहीं मुझे शादी में जाना है, मुझे वहां मंडल में जाना है, मुझे कैसे भी कर जाना है, कहकर वो विला में छुपते छुपाते बाहर आ गई। उसने देखा वैभव अभी कॉल पर किसी से बात कर रहा था और बॉडीगार्ड भी अभी चुपचाप खड़े होकर वैभव का कार में बैठने का इंतजार कर रहे थे। वैभव कॉल पर बोला, भाई बॉडीगार्ड अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं पर वो हमें कहीं नहीं मिल रही है, पर मैंने बोल दिया है पूरे विला को अच्छी तरीके से लॉक कर दिया जाए, विला से बाहर कोई चीज भी नहीं जाएगी, तो आप चिंता मत कीजिए, वो विला से बाहर नहीं जा पाएगी और आपकी शादी आराम से हो जाएगी। उधर से अभिमन्यु ने सिर्फ हम्म में जवाब दिया और कॉल काट दिया। वो लड़की छुपते छुपाते सबसे लास्ट वाली कार में जाकर बैठ गई। वो कार के पीछे डिग्गी में बैठी हुई थी, इसी वजह से किसी को भनक तक नहीं लगेगी जिससे वो लोग इतनी देर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी कार में बैठ चुकी हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर वैभव ने कॉल काट दिया और वो भी कार में वापस आकर बैठ गया। सारी कार वहां से सिंहविला के लिए रवाना हो गई। सिंहविला में अभी मेहंदी की रस्म की तैयारियों की वजह से काफी ज्यादा चहल पहल मच रही थी। अविका अभी बैठी हुई थी और मेहंदी वाली उसे मेहंदी लगा रही थी। वही अभिमन्यु भी अविका के पास में बैठा हुआ था। बट सब लोगों के कहने की वजह से उसने अपने हाथों में अविका और अपने नाम के शुरू के बड्स लिखवा लिए थे ए और वो वहां से उठ गया। बाकी लोग भी मेहंदी के मजा ले रहे थे क्योंकि एक तरफ संगीत तो दूसरी तरफ मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो चुकी थी और इसलिए वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था।
रूम में तेज ने देखा कि मानसी को होश आ रहा है तो वो मानसी के पास आ गया। मानसी ने जब खुद को फिर से उसी रूम में पाया तो फिर उठकर बैठ गई, पर फिर से अपने पास को तेज को देखकर उसे तेज का डांटना याद आ गया और वो तुरंत जो कुछ बहुत तेज आवाज में बोलने वाली थी उस आवाज को अपने गले में घटक गई और हल्की मरी हुई आवाज में बोली, नीचे मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो गया, अब तो मैं मेहंदी की रस्म में जा सकती हूँ ना। गार्डन में मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो चुकी थी और इसी वजह से बाहर मेहंदी के सॉन्ग भी बज रहे थे। हालांकि रूम साउंड प्रूफ था, इसी वजह से मानसी और तेज को पता नहीं चला था कि नीचे मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभिमन्यु ने तेज को मैसेज करके पहले ही बता दिया था कि नीचे मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो चुकी है। और तेज ने जानबूझकर मानसी को जगाया नहीं था क्योंकि वो चाहता था कि मानसी अभी और आराम करे, लेकिन अभिमन्यु के मैसेज के 15-20 मिनट बाद ही मानसी खुद ही नींद से जाग गई। मानसी सवालिया नजरों से तेज की तरफ देख रही थी और उसकी जवाब का इंतजार कर रही थी। तेज मानसी के आंखों में इतने सारे सवालों को देखकर बोला, नहीं, तुम अभी रस्म में नहीं जा सकती हो। मानसी जो कि पहले से ही खुद को तेज के सामने काफी ज्यादा शांत रहने की कोशिश कर रही थी और सच में वो तेज की ऊंची आवाज से काफी ज्यादा डर भी चुकी थी, पर बार बार तेज को खुद पर ऑर्डर देता हुआ देखकर मानसी को गुस्सा आ चुका था और उसका गुस्सा उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसलिए वो तुरंत बेड पर अपने घुटनों के बल बैठ गए और तेज की कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचते हुए गुस्से में बोली, क्या है बात बता, पर मुझे हुक्म पर हुक्म दिए जा रहे हो। मैंने बोला ना कि मुझे नीचे मेहंदी की रस्म में जाना है, मतलब जाना है। वही मानसी ने जैसे ही तेज का कॉलर पकड़ा, तेज की आंखें लाल होने लगी। उसने अपनी हाथों की मूर्तियों को काफी तेजी से भींच लिया और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना शांत कर कर मानसी से बोला, मानसी अपने हाथ को हटाओ। मानसी जो कि गुस्से में फ्लो में पता नहीं उससे क्या क्या बोल चुकी थी और जैसे ही उसे याद आया कि उसने अभी गुस्से में क्या कर दिया है, उसने तुरंत तेज का कॉलर छोड़ दिया और घबराते हुए तुरंत पीछे बेड पर बैठ गई और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि सच में अभी उसने इंडिया के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ लिया था और ये बात तो सच में वो भूल ही चुकी थी। वो जिसे बात कर रही है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो पीएम है इंडिया का। मानसी की आंखें नम हो चुकी थी। वो अपनी फिर से मरी हुई आवाज में बोली, आई एम सॉरी सर। वो मुझे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रोने की वजह से उसकी आवाज साफ साफ नहीं निकल पा रही थी। वही तेज ने देखा कि उसकी गुस्से से मानसी बहुत डर चुकी है तो उसने तुरंत खुद को शांत किया और अपनी आंखों को एक बार बंद कर कर 2 मिनट के बाद खोला तो उसकी आंखें पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। वो मानसी के पास आया और उसने मानसी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींच लिया, जिसकी वजह से मानसी तुरंत तेज की बाहों में आ गई। वो जैसे ही तेज की बाहों में आई उसे एक अलग सा एहसास हुआ। उसकी दिल की धड़कन है जो कि अभिमन्यु के पास आने से ही धड़कती थी, वो तेज के पास आने से बहुत जोरों से धड़क रही थी। जैसे ही वो तेज के पास आई उसके शरीर में एक अलग सा कट सा दौड़ गया, उसके शरीर में एक अलग सी हलचल सी हो गई। शायद ये पुनर्जन्म की वजह से उसके साथ ही सब हो रहा था, क्योंकि वो अभी इस शरीर में थी तो सिर्फ 18 साल की, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और जो भी उसके साथ हो रहा था वो सब कुछ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे जिसको वो काबू नहीं कर पा रही थी। वही तेज जो कि मानसी के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था, वो मानसी के कान में हल्के से बोला, मेरे इतने पास आने से तुम्हारी ये हालत है तो सोचो अगर मैं इससे भी ज्यादा पास आया तो तुम्हारी क्या हालत होगी। मानसी के चेहरे पर पसीने की बूंदें तो पहले से ही थी, तो तेज की बातें सुनकर उसका पसीना उसके चेहरे पर आ गया। वो खुद का थूक घटक कर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, आपका कहने का मतलब क्या है सर? और सच बोल रही हूँ, मैंने गुस्से में आपका कॉलर पकड़ लिया था। आई एम सॉरी, मैं दोबारा कभी भी ऐसी वैसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जेल नहीं जाना है, कहकर वो रोने लगी। मानसी की बात सुनकर तेज ने अपनी एक आईब्रो उठा ली और वो उसकी तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में बोला, हो तो तुम इसलिए डर रही हो क्योंकि तुमने इंडिया के पीएम का कॉलर पकड़ा है और मैं कहीं तुम्हें इसकी सजा ना दे दूं, है ना, और तुम कहीं जेल ना चली जाओ, है ना। मानसी ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। उसकी ऐसी बातें और पागलपंती वाली हरकतें करते देखकर तेज के चेहरे पर जो पहले कड़क एक्सप्रेशन थे वो तुरंत चेंज हो गए और उसने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए। वो मानसी के चेहरे से पसीना साफ करते हुए बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। फिलहाल तो नीचे रस्म स्टार्ट हो चुकी है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, और हाँ, बाथरूम में तुम्हारे कपड़े हैं तो उन्हें ही पहनकर मेहंदी की रस्म में जाना है, कहकर तेज ने मानसी को छोड़ दिया। वही मानसी जो कि तेज के इतने करीब होने की वजह से बहुत ज्यादा ही घबरा चुकी थी, वो तुरंत हाँ में सिर हिलाकर बाथरूम में भाग गई और बाथरूम में आकर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने जल्दी से खुद को आईने में देखा, उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था और हल्का हल्का लाल भी हो चुका था। उसने अपने सिर की चोट से बचाकर अपने चेहरा पानी से धो लिया और अपने कपड़े चेंज करने लगी, पर दोनों हाथ में चोट लगने की वजह से उसे अपने लहंगे का ब्लाउज पीछे से बंद नहीं कर मिल रहा था, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा झुंझलाहट हो रही थी।
काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब उससे अपने लहंगे का ब्लाउज बंद नहीं हो पाया तो हार खाकर उसने अपने चेहरे का पूरा मेकअप कर लिया और पूरी तरीके से तैयार होकर लहंगे के दुपट्टे को अच्छे से उड़कर बाहर आ गई। जब तेज ने मानसी को इस तरह से देखा तो उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और वो हिचकिचाते हुए बोली, आप बाहर से किसी लेडी को बुला दो। तेज, जिसने खुद भी कपड़े चेंज कर लिए थे और उसने अभी ग्रीन कलर का कुर्ता और वाइट कलर का पजामा पहना हुआ था, कुल मिलाकर तेज अभी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। वो अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए मानसी के पास चला गया और उसने मानसी के दोनों हाथों को पकड़कर सोफे पर बैठा दिया। मानसी, जिसने अपनी चोट की जगह को छोड़कर अपने चेहरे का मेकअप कर लिया था, तेज उसकी चोट पर ड्रेसिंग करने लगा। दर्द की वजह से मानसी ने तेज के कुर्ते को पकड़ लिया था और अपनी आंखें जोर से भींच ली थी। मानसी अभी सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और जब वो बाथरूम में से बाहर आई थी तो तेज की नजरों तो उस पर पूरी तरह से जम सी गई। तेज, जो कि मानसी की ड्रेसिंग भी कर रहा था और साथ ही साथ उसके चेहरे को भी निहारा था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो कि शायद उसके चेहरे पर पहली बार आई थी। उसने मानसी की ड्रेसिंग कर दी और वो उसकी तरफ देखने लगा। मानसी ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर बैठी हुई थी, इसलिए तेज उसकी तरफ झुककर बोला हो गया और इसीलिए मानसी ने झट से अपनी आंखें खोल दी। तेज को अपने चेहरे के इतने करीब देखकर मानसी हड़बड़ा गई और वो तुरंत पीछे हट गई। तेज उसकी तरफ देखकर बोला, वैसे तुमने अपनी दुपट्टे को चादर की तरह क्यों लपेट कर रखा है? तेज का सवाल सुनकर मानसी ने हिचकिचाहट महसूस की और तेज उसकी हिचकिचाहट साफ साफ समझ गया। वो उसका चेहरा को देखकर बोला, क्या हुआ? मानसी हिचकिचाते हुए बोली, एक्चुअली मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और मुझे अपने ब्लाउज को बंद नहीं कर मिल रहा था, इसलिए आप प्लीज किसी लेडी को बुला दीजिए। तेज उसकी बात सुनकर सब कुछ समझ गया, इसलिए वो रूम से बाहर आ गया तो उसने देखा अभी सेकंड फ्लोर पर उसे कोई भी लेडी दिखाई नहीं दे रही थी और बाहर म्यूजिक की वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास अभी कोई भी लेडी बॉडीगार्ड नहीं थी जिसे वो मानसी की मदद के लिए बुला सके। वो वापस रूम में आ गया तो मानसी उसे देखकर बोली, क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गए? तेज ने एक नज़र मानसी को देखा और बिना मानसी की बात सुने रूम का दरवाजा लॉक कर दिया और ये देखकर मानसी की आंखें और भी ज़्यादा हैरानी में बड़ी हो गई। वो तेज को देखकर बोली, सर ये आप क्या कर रहे हैं? पर तेज ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया और उसने रूम की सारी लाइट ऑफ कर दी। अब पूरे रूम में अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था और ये देखकर मानसी और भी ज्यादा घबरा गई। उसकी आवाज में घबराहट साफ साफ महसूस हो रही थी तेज को, इसलिए तेज उसके पास आ गया और उसके कानों में हल्के से बोला, डरो मत, मैं हूं ना। मानसी घबराते हुए बोली, लेकिन आपने दरवाजा क्यों बंद किया और तो और सारी लाइट को भी ऑफ कर दिया? तेज वैसे ही उसके कान में बोला, क्योंकि बाहर कोई भी लेडी नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके और तुम्हारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय मेरे। मानसी तेज की बात सुनकर बोली, लेकिन आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर तेज बोला, इसीलिए तो मैंने सारे रूम की लाइट ऑफ कर दी और तुम डरो मत, हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हें कच्चा नहीं चबा जाऊंगा। तेज ने अंधेरे में मानसी के दुपट्टे को उसके शरीर से अलग कर दिया। रूम में अभी इतना अंधेरा था कि मानसी तेज को भी नहीं देख सकती थी, लेकिन तेज ने महसूस कर लिया था कि मानसी की पकड़ उसके कुर्ती पर कस गई है। मानसी का चेहरा अभी तेज के चेहरे के बराबर ही था। तेज ने मानसी को अपनी बाहों में पूरी तरीके से भर लिया था और वो पीछे उसके ब्लाउज के हुक लगाने लगा। अंधेरे में उसने जैसे तैसे हुक लगा दीजिए और फिर से रूम की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही लाइट ऑन की पूरे रूम में रोशनी ही रोशनी हो गई। वही मानसी भले ही अभी थोड़ी सी डरी हुई थी, पर उसने तुरंत महसूस किया कि वो अभी तेज के सामने किस हालत में है, क्योंकि अभी उसने लहंगा और ब्लाउज पहना हुआ था जिसकी वजह से उसकी कमर साफ साफ दिख रही थी। इसलिए उसे जल्दी से दुपट्टा उठाया और तुरंत अपने गले में और कमर में अच्छी तरीके से डाल दिया। तेज उसके पास आया और बोला, मुझे ये बताओ कि ये दुपट्टे को मैं कैसे डालूं? मानसी बोली, आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं खुद ही डाल दूंगी। और जैसे जैसे मानसी कहती गई तेज बिल्कुल वैसा वैसा करता गया। लगभग 3 या 4 मिनट में तैयार हो चुकी थी। वैभव की कार सिंगविला आकर रू के साथ बाकी की कारें भी सिंगविला आकर रू की सारे कारों को पार्किंग एरिया में बॉडीगार्ड्स ने पार्क कर दिया था। सारे बॉडीगार्ड्स विला में फैल गए और वही वैभव विला के अंदर गार्डन की तरफ चला गया जहां पर मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा था। वैभव को आता हुआ देखकर पायल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वैभव अपने मॉम के पास चला गया और वहीं जाकर बैठ गया। वो अपने पास में बैठे हुए इंसान की तरफ देखकर बोला, और बताइए देवांश भाई, कैसे हैं आप? देवांश अभी कुछ देर पहले ही पार्टी में आया हुआ था और आते ही वो किसी से टकरा चुका था। जी हाँ, ये अनजान इंसान और कोई नहीं बल्कि देवांश था जो कि तनुजा से टक्कर चुका था। वो वैभव की तरफ देखकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो और जो काम अभिमन्यु ने दिया था वो हुआ क्या? वैभव ने ना में सिर हिला दिया।
पार्किंग एरिया में ब्लैक कलर के कार में हलचल हो रही थी और उसमें वही लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की ने जब महसूस किया कि अभी कार के आसपास कोई भी नहीं है तो उसने गाड़ी की डिग्गी, जो कि पूरी तरीके से उसने बंद नहीं की थी, उसे हल्का सा खोलकर देखा। अभी पार्किंग एरिया में ज्यादा रोशनी नहीं थी, पर फिर भी वो लड़की चारों तरफ से चौकन्ना होकर उस कार से नीचे उतर गई। पार्किंग एरिया के आसपास अभी काफी बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। इसकी वजह से वो छुपते छुपाते विला के पीछे वाले गेट पर पहुंच चुकी थी। विला में चहल पहल मची हुई थी और उस लड़की ने खुद के कपड़ों को देखा तो वो चोरों तरफ देखने लगी और अचानक उनकी नज़र सामने पड़ी जहां पर मेड खड़ी हुई थी और कुछ सोचकर वो दूसरी तरफ चली गई। उसने देखा विला में अभी लेडी सर्वेंट काम कर रही थी। उसने वो कोने में जाकर छुप गई और जब उसके पास से कोई लेडी सर्वेंट गुजरी तो उसने उसके सिर पर काफी तेज से फ्लावर वास उठाकर मार दिया, जो कि उसने पहले से ही उठा लिया था, और वो लेडी वहीं पर बेहोश हो गई। उसने उसे कोने में खींच लिया जिस तरफ कोई भी नहीं आ जा रहा था और कुछ देर बाद वो वही लेडी के कपड़े पहनकर बाहर आ गई, जिसके कपड़े सर्वेंट की तरह थे, लेकिन फिर भी उसका चेहरा कोई नहीं देख सकता था क्योंकि उसने अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया था। तेज के साथ मानसी गार्डन में आ गया और तेज और मानसी को एक साथ देखकर नायरा, जो कि काफी देर से पायल के पास बैठी हुई थी, वो तुरंत उठकर अपने डैड के पास आ गई और खुश होते हुए बोली, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल कपल्स की तरह। उसकी बात सुनकर मानसी को थोड़ा अजीब लगने लगा, पर फिर भी मानसी ने कुछ भी नहीं कहा। तेज ने नायरा को अपनी गोद में उठा लिया और वो तीनों वहां से दूसरी तरफ जाकर बैठ गए। वहीं अविका के हाथों पर मेहंदी पूरी तरीके से लग चुकी थी और उसके पैरों पर भी मेहंदी लग चुकी थी। मेहंदी डिजाइनर ने बहुत ही सुंदर तरीके से अविका के मेहंदी की डिजाइन लगाई हुई थी। इसकी वजह से अविका के गोरे गोरे हाथों में मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अनाया, जो कि बहुत देर से बोर हो रही थी, वो पायल और ममता ओबरॉय दादी जी की तरफ देखकर बोली, मॉम मुझे अभिमन्यु भाई की शादी में बहुत मजे करने थे और बहुत डांस भी करना था, लेकिन यहाँ पर तो कोई डांस भी नहीं कर रहा है। वैभव अनाया के सिर पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी अनाया, बाकी लोग डांस नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम दोनों तो डांस कर सकते हैं ना।